बेटा आई एम ऑडिबल? भाई सुन पा रहे हो? सबसे पहले तो ये बताओ कैसे हो? मस्त जबरदस्त। नमस्ते। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है। मस्त ही रहने चाहिए और जबरदस्त ही रहने चाहिए, ठीक है। ओके। जबरदस्त यही चाहिए, ठीक है, यही चाहिए। जबरदस्त। 45 में से 45 जबरदस्त। ठीक है, यानी 45 जो क्वेश्चन डाले थे मैंने, तुम ये को 4 पेपर डालूंगा मैं, चारों पेपर एक बार प्लीज निकाल करके प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना। समझे? हाँ। मजे में। यस। मजे में रहो, ठीक है, मोटिवेटेड रहो, मेन चीज सबसे ज्यादा, ठीक है। और सारा खेल मैंने बताया ना अनकॉन्शियस माइंड का है, उसको ये फील मत होने देना जरा सा भी कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसको इतना फील करा दो कि तुम ही हो, ठीक है, जो कर सकते हो, तुम्हारी एक सीट फिक्स है। बिल्कुल इंटरनल अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाए तो कोई, समझ रहे हो ना, दम नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके से कि तुम अपनी सीट को हासिल ना कर पाओ। ध्यान रखना मेरी बात। तो अनकॉन्शियस माइंड को ये तुम बिलीव दिला दो कि हाँ यार एक सीट तुम्हारी है इस बार, हर कीमत पर, हर हालत में, ठीक है। चलो 45 में से 45 किए हैं तो यार बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ा मतलब फीलिंग अच्छी हो रही है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऐसे ही 11th पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, धीरे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और कोर्स खत्म करने के बाद हम कुछ ना कुछ चीजें ऐसी कराएंगे ही, या कुछ आपको ऐसा प्रोवाइड कराएंगे, या कुछ ऐसा लॉन्च करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिससे कि आपकी एक बार 11th और हो जाए प्रॉपर वे में, ठीक है। मतलब प्रॉपर वे में का मतलब है, मतलब रिवीजन हो जाए अच्छे से आपका, ठीक है। और बैठूंगा तो नहीं मैं, कुछ ना कुछ तो आपके लिए बीच बीच में करता रहूंगा, ठीक है। ओके। हाँ, और जिसको 12th साथ में रिवीजन करनी है तो वाईटी पर 12th चली रही है, आप वहां से भी आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। जिसके अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, नहीं नहीं अभी तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, ठीक है, सेशन आने वाला है, ठीक है। जहां तक कि कल या परसों मेरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सेशन होगा, तो कोशिश करूंगा उसको एक शॉट में या ज्यादा से ज्यादा 2 शॉट के अंदर, मेन पहला शॉट मेन होगा, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। चलो वापस आते हैं। हाँ, आज चैप्टर भाई नया है, बताना भूल गया। बायोटेक है आज भाई, ठीक है। बायोटेक है जिसका वेटेज नोट कर लो, ठीक है। नीट में 13 क्वेश्चन मात्र बायोटेक से आए हैं। बायोटेक के 2 चैप्टर हैं, 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट, ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल प्रोसेस की बात करेंगे। सेकंड, उसमें उसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने वाला है, मतलब अल्टीमेट लेवल का है। सोचो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो तुम मतलब सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। हाँ, आज भी तुम्हारे आसपास बायोटेक्नोलॉजी है, बट तुम्हें पता ही नहीं है तुम जो खा रहे हो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जिसके जीन के अंदर हमने मैनिपुलेशन कर रखा है। तुम्हारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वैक्सीन हो, चाहे फूड हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो बायोटेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं, उससे मॉडिफाइड हैं, और आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। तो हाँ, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में हम ये कंक्लूजन भी निकालेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी आपके लिए बेटर है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी फ्यूचर के लिए बेटर है या नहीं है, ठीक है। तो कई मायने में बेटर है, पर कई मायने में ड्रॉबैक भी बहुत सारे हैं इसके, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन लास्ट में, ठीक है। तो आज, क्योंकि कल से एक्चुअल में बॉटनी चालू हो जाएगी तुम्हारी, तो आज मैं बायोटेक का पूरा प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का पूरा एक बेसिक दूंगा आपको, बिल्कुल बेसिक। मतलब बेसिक का मतलब तुम्हें तो समझ में आएगा कि एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी है क्या, ठीक है। एनसीईआरटी कुछ लाइनें क्लियर करूंगा मैं, और पूरा जीन क्लोनिंग के बेस पर बेसिक बताऊंगा, ठीक है। और 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है, हर्बर्ट बोयर और कोहेन, ठीक है। इनका क्या योगदान था इस बेसिक के अंदर, समझ रहे हो। पहला रिकॉम्बिनेंट जो उन्होंने बनाया था, ठीक है, हाँ, वो कैसे बनाया, कहाँ किस यूनिवर्सिटी में काम करते थे, कैसे दोनों ने मिलकर के इस चीज को डिजाइन किया, वो मैं डिटेल्ड आपको यहाँ क्लियर करूंगा। यानी आज बेसिक चलेगा बायोटेक्नोलॉजी का, मैं आगे लेके नहीं चलूंगा क्योंकि गैप आ जाएगा 4 दिन का, संडे इंक्लूड करके, ठीक है। तो आज बेसिक लेके चलूंगा, और एक्चुअल में, ठीक है, मंडे से हम इसको एकदम स्मूथली करने वाले हैं, जबरदस्त तरीके से। क्लियर है बिल्कुल? नहीं नहीं, अगर पुराने साल के नोट्स है बायोटेक के तो उसमें आप ऐड ऑन कर लेना, ठीक है, कुछ ऐड ऑन कर लेना, ठीक है, चीजों को उसमें ऐड कर लेना। ओके, हाँ, चीजों को उसमें ऐड कर लेना अगर तुम्हें कुछ नहीं, देखो बेसिक, वैसे मेरी तो आदत होती है कि मैं कुछ छोड़ू ना आपके लिए, ठीक है। हाँ, तो मैंने एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड कर दी है इसके अंदर, ठीक है। और जितना भी मैं लिखाऊंगा वो सब एकदम अल्टीमेट लेवल का होगा। बायोटेक में पहले भी बहुत जबरदस्त पढ़ाई थी, आज भी जबरदस्त पढ़ाऊंगा, और फ्यूचर में भी मल्टी जबरदस्त पढ़ाऊंगा, क्योंकि बायोटेक मेरे, समझ रहे हो ना, मतलब मेरा कोर है।
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, ठीक है, क्योंकि ये मेरी कोर में है। कोर का मतलब मेरी एमएससी, मेरी पीएचडी इन्हीं से होके निकली है, समझ रहे हो ना मेरी बात। जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो सारा प्रैक्टिकली मैंने मल्टीपल टाइम किया है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल निसंकोच एकदम परफेक्टली ब्रेन में सेट करके मानूंगा, ठीक है, एकदम परफेक्टली तरीके से। आगे आ जाओ। तो बेसिक की बात चल रही है, सबसे पहले मैं एनसीईआरटी का बेसिक डेफिनेशन वाला पार्ट क्लियर करूंगा, क्योंकि नीट में कभी कभी डेफिनेशन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। बेसिक बेसिक में जैसे कि मतलब है कि बायोटेक की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और ओल्ड डेफिनेशन क्या है, और आज के डेट में मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और एक मतलब समझो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इनका मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टार्टिंग की ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मैं मेंबर भी हूँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल लाइफ टाइम मेंबर हूँ उनका। तो उस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो स्टार्टिंग की ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको टैकल करती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो तीन डेफिनेशन आती है, ओल्ड, लेटेस्ट और अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इनके हिसाब से डेफिनेशन क्या है, एनसीईआरटी में तीनों दे रखी हैं, और तीनों के हिसाब से जबरदस्त क्वेश्चन बनता है। अब सबसे पहले बात करूंगा मैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। भाई ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या थी, पहले के टाइम पर जब स्टार्टिंग हुई थी, तो जैसे कर्ड, दही समझते हो ना, कर्ड, ठीक है। तो कर्ड की बहुत सारी वैरायटी आती थी, ठीक है। पहले भाई सिंपल देसी एक तरीके का दही होता था, ठीक है। एक इनोकुलम, इनोकुलम का मतलब होता है घर में उसको जाउन कहते हैं। एक चम्मच दही लेकर के आओगे, दूध को गुनगुना करोगे, उसको एक चम्मच को डाल दोगे और वन ओवरनाइट के लिए छोड़ दोगे तो दही जम जाएगा। सिंपल देसी जो गांव में हम लोग यूज करते थे स्टार्टिंग के अंदर, वो एक सिंपल मेथड था। फिर इसको स्टैंडर्डाइज किया। स्टैंडर्डाइज किया का मतलब है हम समझे कि जो दही हम डालते हैं इसको इनोकुलम बोलते हैं, एक चम्मच, वन स्पून, उसमें क्या होता है, उसमें तो लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है। यस, अब हमने क्या किया, लैक्टोबैसिलस को मॉडिफाई किया, अलग अलग टाइप के लैक्टोबैसिलस बनाए, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लैक्टोबैसिलस बनाए। और जब तुम अलग अलग टाइप के लैक्टोबैसिलस यूज करोगे तो तुम्हारे कर्ड के एरोमा, उसके फ्लेवर, उसमें डिफरेंट वैरायटीज आ जाएंगी, ठीक है। तो उस समय साइंटिस्ट क्या करते थे, इन बैक्टीरिया के अंदर मॉडिफिकेशन करके फूड की डिफरेंट क्वालिटी बना लेते थे। तो भाई ये अपने में ही बहुत बड़ी बात थी। भाई आप एक ही तरीके का दही खा रहे हो, तुम मेरी दुकान में आओ, मैं तुम्हें 10 तरीके का दही खिलाऊंगा, रेट ज्यादा होंगे पर पैसा है तो आप चाहोगे यार दही भी कई तरीके का होता है, हाँ आओ ना। जब तुम एक स्पून खाओगे, वाह क्या एरोमा है, क्योंकि उसका लैक्टोबैसिलस मॉडिफाइड है, ठीक है। तो हमने डिफरेंट टाइप के कर्ड की वैरायटी बनाई, ठीक है। हमने डिफरेंट टाइप के फर्मेंटेड प्रोडक्ट बनाए। अब फर्मेंटेड प्रोडक्ट मतलब जब मिस्र की सभ्यता थी, मिस्र, मिस्र के पिरामिड बने थे, वो नहीं पुरानी बात कर रहा हूं मैं, यानी सभ्यता, जब उस समय सभ्यता थी, उससे भी पहले, सोचो उससे भी पहले, जब राजा महाराजा, समझ रहे हो, मिस्र से भी पहले की मैं बात कर रहा हूं, उससे भी पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मिस्र से पहले की, एक मिनट, ठीक है, उससे भी पहले की बात कर रहा हूं, यानी उस समय जब कंडीशन हुआ करती थी तो उस समय भी लोग किस तरीके से, भाई बियर, बिस्की, वाइन की अगर मैं बात करता हूं तो ये उस समय भी यूज होते थे बड़े पैमाने पर, ठीक है। क्योंकि मिस्र की सभ्यता देखोगे, उनका जब डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो वो भी बियर, विस्की, वाइन मतलब फर्मेंटेड, ठीक है। भाई उस समय क्या करते थे वो लोग, डिफरेंट फ्रूट्स होते थे, उन फ्रूट्स को फर्मेंट करते थे और डिफरेंट टाइप के अल्कोहल प्रोडक्ट बनते थे। अब आप ही सोचो, एक बोतल ऐसी भी होती है, ठीक है, जो कई लाखों रुपए की आती है, और एक बोतल, एक पौवा ऐसा भी होता है जो समझ रहे हो 70-80 रुपए का जो भी होता है, 100 रुपए का मान लो जो भी है, ठीक है, एक पौवा 70-80-100, ठीक है, का भी आ जाता है, वो भी फर्मेंटेड है, वो भी फर्मेंटेड है। तो ये फर्मेंटेशन के लिए हम डिफरेंट माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं, उनमें चेंज और ड्यूरेशन, कितना लंबा फर्मेंटेशन है और कितने अच्छी तरीके से उसको प्रोसेस किया गया है, ठीक है, उसको फिल्ट्रेट किया गया है। तो इन सब के बेस पर डिफरेंट फर्मेंटेड प्रोडक्ट, तो यही थी बायोटेक्नोलॉजी भाई। उस समय के लोग जहां जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते थे उनके अंदर चेंज करके डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट बनाते थे। इट इज अ ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। भाई एनसीईआरटी क्या कहती है, टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कहां गया, टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी देख लो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि ये लाइन थोड़ी दिमाग में सेट हो जाए। यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाँ कहां गया भाई, यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनसे आइसोलेटेड एंजाइम्स, ठीक है, जैसे ठीक है आप उनसे एंजाइम आइसोलेट कर लो, ठीक है, जैसे ईस्ट के अंदर एंजाइम काम कर रहा है तो आपने ईस्ट से एंजाइम निकाल लिया, पूरी ईस्ट यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, भाई आपने क्या किया, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को या ऑर्गेनिज्म से एंजाइम को आइसोलेट कर लिया, किसके लिए, प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन, आपने डिफरेंट प्रोडक्ट और प्रोसेस को बनाने के लिए। इसमें दो एग्जांपल बड़े बेहतरीन है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट और मिल्क प्रोडक्ट, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कर्ड, ठीक है। तो भाई ये थी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, बस इतना ही हम जानते थे क्योंकि हम डीएनए के लेवल पे अभी काम नहीं करते थे,
हमें नहीं पता था डीएनए को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है, इतना डीप नहीं गए थे हम लोग, हम बस इस लेवल पर खेल रहे थे। ये थी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब फिर धीरे धीरे स्टैनले कोहिन, हर्बर्ट बोयर जैसे साइंटिस्ट आए, समझ रहे हो, आगे जाकर के फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन जिसने डीएनए का 3D मॉडल दिया, ठीक है, नाम तो वॉटसन क्रिक का होता है, पर मैं फ्रैंकलिन को सपोर्ट करता हूं, ठीक है, वॉटसन क्रिक, ठीक है, भी काम कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं समझ रहे हो ना चीजें, मतलब जो भाई फ्रैंकलिन, मतलब मेन क्रेडिट जाता है फ्रैंकलिन को, ठीक है, डेडिकेटेड क्रेडिट जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा वॉटसन क्रिक ने नहीं किया, बट कुछ मीडिएटर चापलूस होते हैं, कुछ दुष्ट लोग होते हैं जिन्होंने फ्रैंकलिन को धोखा देकर के कुछ चीजें ट्रांसफर कर दी थी किसके पास, ठीक है, वॉटसन के पास, ठीक है, और क्रिक उनके दोस्त थे। तो यहां से उसकी डेटा वहां ट्रांसफर कर दिया गया था, जिस वजह से उनका भाई नाम आया, वो थोड़ा सा रिच फैमिली को भी थे, तो नेचर में उनका आर्टिकल छप गया था, तो बेचारी फ्रैंकलिन, ठीक है, बहुत अर्ली एज में उसकी डेथ भी हो गई थी, ठीक है, ओवेरियन कैंसर की वजह से। तो मतलब बड़ा दर्दनाक कंडीशन है इसकी, देखी जाएगी तो मैक्सिमम रिसर्च में या मैक्सिमम नोबेल प्राइजेस जो मिले हैं उनमें धांधली जबरदस्त हुई है, जबरदस्त लेवल पे धांधली धांधली हुई है, ठीक है, मैं मतलब कभी जिक्र करूंगा इसका, बट अभी आ जाओ। तो सिंपल सी बात है, आज की डेट में क्या हुआ भाई, मान लो फ्रैंकलिन ने डीएनए का मॉडल दिया, ठीक है, बोयर, स्टैनले कोहिन, इन जैसे साइंटिस्टों ने उन डीएनए के अंदर मैनिपुलेशन कैसे हो सकता है, इन सबको ढूंढा, समझना मेरी बात, और आगे जाकर के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज हुई, समझ रहे हो ना मेरी बात, और फिर हम डीएनए के, समझ रहे हो, सीक्वेंस चेंज करना सीखे, डिलीशन और एडिशन ऑफ डीएनए सीखे या आरएनए सीखे। तो भाई ये है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। आज की डेट में डिफरेंट वैक्सीन, समझ रहे, डिफरेंट वैक्सीन इसी से बन रही हैं। यस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से बन रही है। हेपेटाइटिस बी मैंने बताया था, डीएनए वैक्सीन हेपेटाइटिस बी की और लेटेस्ट आ गई है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बन रही है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट डीएनए इसी से बन रहे हैं, ठीक है। आज की डेट में अगर मैं बात करता हूं आपसे कि आईबीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो पढ़ाया भी था, उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लग रही है, समझ रहा है मेरी बात, ये है मॉडर्न मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अच्छा ये पहले ये रखा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसी के अंदर आता है, टेस्ट ट्यूब में भी इसी के अंदर आता है। सिंथेसाइजिंग अ जीन, भाई आप आज की डेट में किसी भी जीन को सिंथेसाइज कर सकते हो, यस, ठीक है, एंड यूजिंग इट डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन, आज की डेट में डीएनए वैक्सीन, ठीक है, या करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, किसी में जीन म्यूटेशन हो रखी है, भाई अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है, जीन थेरेपी, डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस करना, ये सब क्या है, और ऑल पार्ट ऑफ द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ये सब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट हैं, ठीक है। जैसे मैंने बच्चों को बताता भी हूं, ठीक है, एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एक बड़ा प्यारा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, जैसे ब्रासिका नेपस, ठीक है, सरसों की एक वैरायटी है। पहले एक आप जानते हो हिरुडिन, हिरुडिन एक एंटीकोएगुलेंट है जो हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया मतलब लीच, सैंग्यूबरस एनिमल, उनकी सलाइवा में निकलता है। तो हम पहले क्या करते थे, हिरुडिनेरिया मेंबर से इस हिरुडिन को निकालते थे, ठीक है, और एज एंटीकोएगुलेंट ब्लड बैंकों में यूज होता है सब जगह। तो रेड टैग लगता था क्योंकि एनिमल सोर्स है इसका, और मतलब सप्लाई करते थे पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। बट बायोटेक्नोलॉजी के आने से क्या हुआ, हमने जाना कि यार हिरुडिनेरिया में हिरुडिन कौन सा जीन बना रहा है, उस जीन को ढूंढ लो, जीन को निकालो और उस जीन को उठा करके प्लांट के अंदर डाल दो। तो ब्रासिका नेपस सरसों की एक वैरायटी थी, ठीक है, हाँ, उसके अंदर हमने उस जीन को इंसर्ट कर दिया। अब जब सरसों उसमें आती है तो उस सरसों के अंदर, ठीक है, वो हिरुडिन, हिरुडिन जो हिरुडिनेरिया मेंबर में बन रहा था अब सरसों के अंदर बन रहा है। अब हम सरसों को निकालते हैं, जो तेल मिल्स होती हैं उसमें उसको हम, ठीक है, ऑयल निकालते हैं, उस ऑयल से हम उस हिरुडिन को सेपरेट करते हैं और ऑयल को अलग कर देते हैं, ठीक है। अब उसका सोर्स क्या हो गया, ग्रीन टैग लग के आ रहा है, प्लांट सोर्स हो गया। सोचो एनिमल प्रोटीन प्लांट में आप एक्सप्रेस करा रहे हो, किसकी हेल्प से, बायोटेक्नोलॉजी, समझ रहे हो, इट इज अ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, समझ में आया। आप जानते हो स्पाइडर का जो वेब होता है, ठीक है, जो जाल होता है, उसका जो थ्रेड होता है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेड, ठीक है, बहुत मजबूत थ्रेड होता है, नेचुरल थ्रेड में बात करते हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेड में आता है नेचुरल थ्रेड, ठीक है, हाँ बिल्कुल नेचुरल वाला। नहीं तो आज की डेट में तो हम नैनो टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं, बहुत मजबूत थ्रेड बना रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी से, वो तो एक अलग ही चीज है, ठीक है। तो समझ रहे हो, अब उस समय की बात कर रहा हूं जब नैनो टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि मेरी डॉक्टरेट नैनो टेक्नोलॉजी और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हमने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और एचआईवी, इन सब के अगेंस्ट ऐसे ड्रग्स बनाए हैं जो बहुत परफेक्टली वर्क करते हैं, यस, ठीक है।
तो उसी से रिलेटेड है नैनो टेक्नोलॉजी, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी वहां यूज की है हमने, नैनो टेक्नोलॉजी मतलब एडवांस साइंस है, ठीक है। अब तो पिको भी आ गई है, तो अब पिको को एडवांस बोलोगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात है, वापस आ रहा हूं मैं। तो अब समझना, जब नेचुरल थ्रेड की बात करूं तो स्पाइडर का वेब सबसे मजबूत थ्रेड होता है। जो ब्लड प्रूफ जैकेट्स बनते थे उस समय में, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होते थे क्योंकि नेचुरल फाइबर्स हम यूज करते थे, तो उसी के बनते थे, मानो इस तरीके से। तो अब बायोटेक्नोलॉजी आ गई तो क्या हुआ, हमने कहा कि मकड़ी कितना पालेंगे हम भाई, उसके वेब को कितना कलेक्ट करेंगे। एक दिमाग लगाओ कि मकड़ी में वो कौन सा जीन होता है जो उस थ्रेड को बनाता है, भाई जीन को ढूंढ लो, ढूंढ लिया। अब वो जीन को निकालो, ठीक है, तो साइंटिस्टों ने जीन को निकाला और निकाल करके जो गोट होती है, शीप या गोट, उनके अडर के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब जब भी तुम शीप या गोट का मिल्क आइसोलेट करोगे, वहां से निकालोगे दूध उनका, तो उसके अंदर वो प्रोटीन होगी, स्पाइडर वाली प्रोटीन, यस, उस स्पाइडर प्रोटीन से आप थ्रेड बनाओगे, वही स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेड। तो क्या हुआ, क्वांटिटी बढ़ी ना उस टेक्नोलॉजी से। यस, आज की डेट में तो नया टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं इन फाइबर्स को बनाने के लिए, और एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो समझ में आया, यानी आप इस टेक्नोलॉजी से कुछ भी कर सकते हो। यानी मैनिपुलेशन ऑफ जीन, डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं। उन डिसऑर्डर, भाई वो जेनेटिकल डिसऑर्डर है, आप सोचो डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस करके, ठीक है, आप लोगों को सही कर सकते हो यार, ठीक है, समझे। तो ये एक अल्टीमेट टाइप की टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। पर अब अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने थोड़ा और एडवांस बोला, इन्होंने कहा डीएनए वैक्सीन चलो ये बन रहे हैं, इन्होंने बेसिक पकड़ा, इन्होंने बेसिक पढ़ा, ये सब बन कैसे रहे हैं। एक्चुअली डेफिनेशन में इनके हिसाब से थोड़ा अलग होना चाहिए। उन्होंने कहा इट इज अ इंटीग्रेशन, ये जुड़ाव है, इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ये नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन है, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म का इंटीग्रेशन है, ठीक है। जैसे जो मेरा वर्क था, ठीक है, हम लोग क्या करते थे, जैसे नैनो कॉन्जुगेट बनाते थे, जैसे सिल्वर के और गोल्ड के नैनो पार्टिकल, ठीक है, यस, सिल्वर का नैनो सॉल्यूशन, ठीक है, जिसकी कीमत 5-6 हजार रुपए होती है, ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन लोगे, उसको शायद हम 5-6 रुपए में तैयार कर लेते थे, बिल्कुल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से, यस, ठीक है, समझे हो मेरी बात को, ठीक है। तो अगर मैं उस नैनो पार्टिकल सिल्वर और गोल्ड के, जिसमें एक फ्री OH ग्रुप होगा, ठीक है, समझ रहे हो, नहीं सॉरी, ये तो नैनो पार्टिकल है सिंपल। अब हम प्लांट से कुछ फाइटोकेमिकल्स निकालते थे, फाइटोकेमिकल जैसे एल्कलॉइड्स हैं, ठीक है, जैसे सैपोनिन्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के टर्पिनॉइड्स हैं, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, आप जानते हो, ठीक है, हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ाई भी थे। तो हम प्लांट से एक्टिव सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकालते थे, उनकी एक्टिविटी देखते थे कि बैक्टीरिया को मारने में कितना पावरफुल ये है। जैसे यूकेलिप्टस से मैंने निकाला था कुछ एल्कलॉइड्स, जो बैक्टीरिया को किल करने में ऑसम लेवल का काम कर रहे थे। अब हमने क्या काम किया, उस फाइटोकेमिकल्स को गोल्ड या सिल्वर के नैनो पार्टिकल के साथ कॉन्जुगेट, इंटीग्रेट कर दिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया, और एक अलग ही प्रॉपर्टी बन गई, मतलब अल्टीमेट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब नैनो पार्टिकल जुड़ चुका है, और गोल्ड और सिल्वर, तुम देख सुना भी होगा उस जमाने में राजा महाराजा, ठीक है, चांदी की थालियों में खाते थे। और आज भी कहा जाता है कि अगर आप चांदी को यूज करते हो खाने पीने इन सब चीजों के अंदर, उनके बर्तनों को, तो आपका इम्यून सिस्टम नॉर्मल लोगों के इम्यून सिस्टम से बहुत हाई होगा। आपको अगर जवान रहना है लंबे समय तक, ठीक है, बाबा रामदेव को देखा होगा, ठीक है भाई, वो जब मैं छोटा था तब भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही है, मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, ठीक है, वो वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि स्वर्ण भस्म लेते हैं भाई, वो ओरिजिनल स्वर्ण भस्म, मार्केट में नहीं मिलती वो सोने को उठा करके भस्म बना करके लेते हैं। अब सोना देखो कहाँ पहुंच रहा है भाई, ठीक है, 1.5 लाख 2 लाख, अभी 3 लाख पहुंचेगा, ठीक है, पर 10 ग्राम। तो अब स्वर्ण भस्म तो पता नहीं क्या होगा। बाबा रामदेव जैसे लोग खा सकते हैं, ठीक है, मैं एक आम इंसान ऐसी चीजें यूज नहीं कर पाएगा फ्यूचर में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सोना और चांदी, चमनप्राश भी आता था, सोना चांदी चमनप्राश, यानी कुछ तो इसके अंदर है, इन सोने और चांदी के अंदर, जो आपके इम्यून सिस्टम को, ठीक है, आपके यंगनेस को एक्टिवेट रखता है, आपको लंबे समय तक एकदम नहीं जवान रखता है। कुछ तो चीजें हैं, ठीक है, बट नेचुरल नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारे जो आयुर्वेदा के अंदर जो ऋषि मुनि रहे थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें खोजी, बनाई, स्टैंडर्ड। भाई आप चमनप्राश अगर मतलब चमनप्राश जो मिल रहा है उसमें कुछ भी नहीं है, चीनी है और आंवला है, ठीक है, और कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, एक्चुअल में कुछ भी है ही नहीं है मार्केट के अंदर, सिर्फ ऐड किया जा रहा है और ठीक है प्रमोट किया जा रहा है, बड़े बड़े एक्टर्स आकर के उसको प्रमोट करते हैं, जिसको वो मोटी मोटी अपनी वो कीमत ले लेते हैं, और ऐसी कम तैसी में जाए दुनिया, ठीक है, और सब चल रहा है दुनिया के अंदर, बहुत गंदगी हो चुकी है, बहुत ज्यादा। पर रियलिटी में जो जितनी भी डिस्कवरी हुई थी जो ऋषि मुनि इनके थ्रू, ठीक है, वो अल्टीमेट है। अगर नेचुरल चीजें आपको मिल जाए ना, तो आज आप भी 100 साल जीवित रह सकते हो। यस, हेल्थ इंप्रूवमेंट में वो बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेट करते हैं।
तो मेरी बात समझना अच्छी तरीके से जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो सारा खेल किसका, इंटीग्रेशन का है, किसका, इंटीग्रेशन का, जुड़ाव का है। तो यूरोपियन फेडरेशन ये तो कहती है, ठीक है, ये कहती है इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। हमने डिफरेंट फाइटोकेमिकल्स को निकाला, उनको इंटीग्रेट किया, एंड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया के इंटीग्रेशन, एंड सेल्स, सेल के इंटीग्रेशन, पार्ट्स, उनके पार्ट्स के इंटीग्रेशन देयर ऑफ, एंड मॉलिक्यूलर एनालोगस, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर एनालोगस बनाए हमने इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है, इसके लिए फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। भाई ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, ह्यूमन के लिए सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने इंटीग्रेशन किया है नेचुरल साइंस का, ऑर्गेनिज्म का, सेल का, उनके पार्ट का, ठीक है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर एनालोगस, ठीक है, बनाने के लिए, और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए। ये है अकॉर्डिंग टू, और सही मायने में सही बोला इन्होंने, ठीक है, बिल्कुल सही बोला। यस 59% शुगर होती है, बिल्कुल सही बोल रहा है। कौन है, हिमांशु? बेटा चीनी होती है, यस। जितने भी च्यवनप्राश आ रहे हैं, सोचो उसमें मैक्सिमम तो चीनी खा रहे हो आप, ठीक है, बचे हुए में आंवला डाल देते हैं, सस्ता आंवला होता है। और जो इतने सारे इंग्रेडिएंट लिखते हैं ना, सोचो इतना बड़ा एक, मतलब 1000 लीटर का जो वेसल्स जिसमें बन रहा है वो, उसमें सोचो इसकी अमाउंट इतनी कम होती है, वो कुछ नहीं करेगी, मतलब ना के बराबर। कई डिब्बों में तो वो अमाउंट पहुंचती भी नहीं है, क्योंकि इतना बल्क में ऊंट के मुंह में जीरा। समझ में आया? हाँ, तो ये हालत है। तो एक्चुअल में नेचुरल च्यवनप्राश आपको मिल जाए ना, तो वापस आप, मतलब ये नहीं आंखें आंखें ये सब कुछ ही नहीं, एकदम फिर से बहुत पावरफुल आप बन जाओगे, क्योंकि जो डिस्कवरी हुई है वो अपने में अल्टीमेट है, ठीक है। तो फ्यूचर में आकर के यही होगा, आप घर का ही खाओगे, बाहर की चीजें छोड़ोगे। पर घर में भी करें क्या, सब्जी लाएंगे तो वो पेस्टिसाइड, फल लाएंगे तो वो पेस्टिसाइड, आटा लाएंगे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं, आप कहां से बचोगे, ठीक है। क्योंकि अब बायोटेक्नोलॉजी हर जगह घुसती जा रही है, ठीक है। अब तुम समझोगे कि यार क्या करने वाली है ये, ठीक है। तो इनके हिसाब से ठीक है, इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म का इंटीग्रेशन है, सेल्स, उनके पार्ट, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर एनालोगस बना रहे हैं हम, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं ह्यूमन के लिए, और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं। इट इज अ लेटेस्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बेसिक समझ में आया कि बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, मतलब ओल्ड डेफिनेशन, लेटेस्ट डेफिनेशन, और अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें इसमें इंटीग्रेशन आ जाएगा, इसमें डिफरेंट टाइप के एग्जांपल आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। ऑर्गेनिज्म या उनसे आइसोलेटेड एंजाइम से डिफरेंट टाइप के मिल्क प्रोडक्ट और फर्मेंटेड प्रोडक्ट की बात आ रही है। तो तीनों को दिमाग में सेट रखो कि एक्चुअल में डेफिनेशन है क्या, क्योंकि एक क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेशन से, एनसीईआरटी ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हेरोडिन काम क्या आता है, तू नहीं जानता प्रिंस बेटा? हेरोडिन, हेरोडिन एंटी कोएगुलेंट है। ब्लड बैंकों के अंदर अगर आपको ब्लड को कोएगुलेट होने से बचाना है, तो ये लोग एंटी कोएगुलेंट मिक्स करते हैं। बहुत सारी जगह टेस्टिंग में भी एंटी कोएगुलेंट यूज किए जाते हैं। जैसे आपका ब्लड सैंपल लेके जाते हैं, उसमें एंटी कोएगुलेंट होते हैं जो ब्लड को कोएगुलेशन से बचाते हैं लंबे समय तक। बहुत सारी जगह यूज होते हैं मार्केट में, मार्केट में एंटी कोएगुलेंट, ठीक है। बाली लिख रहा है सर हम घर पे बनाते हैं ठीक है, इतना आसान नहीं है। घर पे, अगर घर पे बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट है अगर घर पे बना लेते हो तो, समझे? चलो, हेपेरिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट हमारे अंदर होता है, गधे कौन है ये? उज्जवल, ठीक है, उज्जवल बेटा, हेपेरिन हमारे अंदर होता है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। और जो एनिमल सेंग्यूबोरस होते हैं, जो खून पीते हैं, तो अपनी सलाइवा के अंदर एंटीकोएगुलेंट रखते हैं, ठीक है, लाइक अ हेरोडिन, हेरोडिनेरिया इसलिए बोलते हैं इनको, वो वहां पर डाल देते हैं एंटीकोएगुलेंट, जिससे आसानी से खून पी पाए। ब्लड सकिंग एनिमल सेंग्यूबोरस, ओके। हाँ, बहुत सारे टाइप के आते हैं, ईडीटी ये भी उसी का एक एग्जांपल है, ये भी एक एंटीकोएगुलेंट है, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब हम आगे बात करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी किस पर काम करती है? दो प्रिंसिपल हैं, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। जब मैं एमएससी में था, जब मुझे P3 लैब के अंदर काम करना था, तो मुझे सबसे पहले केमिकल इंजीनियरिंग सिखाई गई। जेनेटिक इंजीनियरिंग तो तुम करोगे ही, काम पढ़ोगे ही। तो पहली मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना था केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में क्या सिखाया गया कि भाई आप लैब में काम करोगे तो आपको पता होना चाहिए लैब के अंदर यूवी लाइट का रोल क्या है, लैब के अंदर एल्कोहल का रोल क्या है। आपको अपने हाथों को स्टलाइज करना है तो क्या आप यूवी लाइट यूज करोगे या एल्कोहल यूज करोगे या ऑटोक्लेव में हाथ डाल दोगे, ठीक है।
आपको लोहे के औजारों को, ठीक है, स्लाइस करना है तो आप क्या यूज करोगे? आपको लिविंग सेल को ऑटोक्लेव मतलब स्लाइस करना है तो क्या यूज करोगे? ठीक है, यानी कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ठीक है। जैसे इस कमरे को P3 लैब में बोल रहा हूं और मुझे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पर काम करना है, और मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को डालता हूं, तो मुझे सुनिश्चित करना होगा कि मेरी टेस्ट ट्यूब में सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ही है, जबकि मैं जो बोल रहा हूं मेरी सांसों में बैक्टीरिया है, मेरी स्किन के ऊपर, मेरे हेयर पर, मेरे आसपास के एटमोस्फियर में हजारों टाइप के बैक्टीरिया है, ठीक है। अगर मैं इसी कंडीशन के अंदर लैब में काम करता हूं तो मेरा, समझ रहे हो, उस मतलब मैं ही कंटामिनेशन कर दूंगा, काम क्या करूंगा? तो P3 लैब के अंदर मतलब है जहां पर हाई प्रेशर, ठीक है, सोचो उसमें काम करना बड़ा टिपिकल होता है। पहले तो आपको पूरी बॉडी को कवर किया जाता है, पूरा मास्क टास्क पूरा नहीं कवर करके एकदम जैकेट जैकेट टाइप की पहना करके, पूरा नहीं देखते हैं मूवीज के अंदर, और हर कोई एंटर नहीं करता, पहले कार्ड से पंच किया जाता है तो आप एंटर करोगे, पहले पूरी बॉडी का स्लाइजेशन होगा, आप जो भी कपड़े पहनोगे स्लाइज कपड़े होंगे पूरे सील करके एकदम, ठीक है। एक पूरा आगे से आगे आगे बस आंखें दिखेंगी आपकी, ठीक है। फिर आप उन चैम्बर्स में एंटर करोगे जहां पूरा कमरा ही कंटामिनेशन फ्री होता है, क्योंकि वहां यूवी लाइट्स लगी होती हैं बहुत सारी, ठीक है। आपके एंटर करने से पहले 20 मिनट्स के लिए यूवी लाइट चलाई जाती है, जिससे कि सारा इन्वायरमेंट कंटामिनेशन फ्री हो जाए, कोई बैक्टीरिया बचे ही ना जिंदा वहां पर, ठीक है। फिर आप अपने सैंपल लेकर के पूरे कवर्ड होकर के, सांस भी आपकी नहीं निकल रही है बाहर, नहीं तो कंटामिनेशन हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ अंदर ही है, समझो, तब जाकर आप P3 लैब के अंदर वर्क कर पाते हो, ठीक है। बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते क्योंकि इन्वायरमेंट थोड़ा अजीब सा होता है, क्योंकि उस टेस्ट ट्यूब में आप सुनिश्चित कर पाओगे भाई इसके अंदर माइकोबैक्टीरियम है तो माइकोबैक्टीरियम ही है। अगर मैं माइकोबैक्टीरियम का डीएनए निकाल रहा हूं, ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम का ही डीएनए होगा, कोई और बैक्टीरिया का डीएनए नहीं होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ। इसमें आपको जैसे हाथों को स्लाइस करना है तो आप एल्कोहल यूज करोगे, ठीक है। जिस डेस्क पे काम कर रहे हो उसको स्लाइस करना है तो एल्कोहल स्प्रे कर दोगे आप। चैम्बर को आपको स्लाइस करना है तो उसमें यूवी लाइट चला दोगे। लोहे के औजार, कांच के जो जो भी आप वेयर यूज करते हो उसके अंदर, उनको आपको करना है तो ऑटोक्लेव में रखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग चीजों को स्लाइस करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो पूरी स्टडी होती है उसकी प्रॉपर तरीके से, एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तब जाकर के आप एलिजिबल होते हो कि हाँ भाई अब तुम केमिकल इंजीनियरिंग पे, सॉरी, अब तुम जेनेटिक इंजीनियरिंग पे काम कर सकते हो, तुम्हें केमिकल इंजीनियरिंग आनी चाहिए, ठीक है। यस, आप भाई इस पर रिसर्च कर रहे हो पर आपको ये आनी चाहिए, ठीक है। मतलब इसका मेन, केमिकल इंजीनियरिंग का मेन पर्पस क्या है? केमिकल इंजीनियरिंग का मेन पर्पस है जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो कंटामिनेशन फ्री हो, मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल यानी माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस आसपास का इन केमिकल इंजीनियरिंग, प्रोसेस टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स या यूकैरियोटिक सेल्स, डिजायर्ड जो आप चाहते हो सिर्फ वही ग्रोथ करे, और कोई लग्गा तग्गा यूं ही नहीं, समझ रहे हो ना, कोई भी इसमें ग्रोथ कर जाए इन लार्ज क्वांटिटी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक, अब एंटीबायोटिक बनानी है आपको, ठीक है, आपको वैक्सीन बनानी है, एंजाइम्स बनाने हैं, इतने मतलब ये मतलब बहुत कॉस्टली चीजें होती है इनको बनाना, ठीक है। आप सोचो एक 1,000 के वेसल्स के अंदर एंटीबायोटिक बना रहे हो, ठीक है, पर्टिकुलर आपने बैक्टीरिया से निकाल करके चीजें करके, ठीक है, तो कंटामिनेशन हो गया तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा, अभी लाखों का नुकसान हो जाएगा, समझ रहे हो। वैक्सीन बना रहे हो, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, कंटामिनेशन हो गया तो केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब है जहां पर भी आप वर्क कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, उनके लिए ये सुनिश्चित करना होगा कि आप जिस पर काम कर रहे हो उस एटमॉस्फेयर में वही बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या वही ऑर्गेनिज्म है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए आपको केमिकल इंजीनियरिंग आनी चाहिए। आई या नहीं आई? बेटा चाइना क्या, तू इंडिया, तू चाइना क्यों पहुंच रहा है? P3 लैब तो इंडिया में भी होते हैं, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है सबके पास P3 लैब होते हैं, ठीक है। P3 लैब का मतलब है अगर कोई डेंजरस पैथोजन पर काम कर रहा है तो P3 लैब में काम करेगा, डेंजरस पैथोजन नहीं है तो नॉर्मल उस पर काम करेगा, ठीक है। चाइना के अंदर जो भी चीज हुई थी वो मतलब इंटेंशनली थी, समझ रहे हो, बाई चांस नहीं हुई। हाँ, पर कभी कभी बाई चांस एक्सीडेंट हो जाते हैं, मैंने बताया ना कि कभी कभी सैंपल सैंपल का मतलब है मेरे बीकर के अंदर कोई खतरनाक बैक्टीरिया है, मुझे एक लैब से दूसरी लैब में शिफ्ट करना है, जैसे बताया था ना, एक बच्चे से गलती हो गई थी, ठीक है, तो पकड़ा गया वो, ठीक है। वो बीकर लेके जा रहा था, स्कूल का बच्चा था, तो हमने उसको ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, ठीक है। रास्ते में उसके 4 बीकर थे उसकी ट्रे के अंदर, एक बीकर उससे गिर गया, समझ रहे हो ना।
उसने किसी को बताया नहीं, चुपचाप से उसने, मतलब खुद भी कंटामिनेट हुआ होगा, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। उसने सबको क्योंकि उतना सीरियस नहीं था, ट्रेनिंग नहीं ली थी उसने। उसने पैर से कांच को खिसका दिया और चुपचाप से निकल गया कॉरिडोर के अंदर। कितने लोग निकले होंगे उस कॉरिडोर से, कितनों को कंटामिनेशन हुआ होगा। पर वो एमडीआर नहीं था, ये अच्छा था कि वो एमडीआर नहीं था, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया नहीं था, जो कितने मारे जाते, सोचो ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। यस, तभी तो तभी तो हम जिन बच्चों को बुलाते हैं उनको ई कोलाई या सिंपल सिंपल बैक्टीरिया पे काम कराते हैं। ऐसे खतरनाक पैथोजन को तो बड़ा ट्रेंड जो एक्सपर्टी है वही हैंडल करता है, समझ में आया। पर इससे समझ में आया कि काश बीकर के अंदर कोई एमडीआर होता, तो समझ रहे हो 3 घंटे में कितनों का नुकसान हो जाता पता ही नहीं, उसका तो होता ही, पर वो कितनों को और लेके जाता साथ में, ठीक है। तो ये जरूरी है। P3 लैब का मतलब है वो एक कंडीशन है जहां पर चीजें टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, प्रेशर मेंटेन, सोचो उस कमरे का प्रेशर अलग है, एक ऐसा प्रेशर जिसके अंदर आप जीवित रह सकते हो पर बैक्टीरिया जीवित नहीं रह सकता, समझ रहे हो। हाँ, वही बैक्टीरिया जीवित रह सकता है जिसको आप चाहते हो, नॉर्मल बैक्टीरिया वहां जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। हाँ, समझ में आया, आई या नहीं आई। बाजार वाला अल्कोहल नहीं, वो पीने वाला अल्कोहल नहीं होता, ठीक है। हाँ, समझ रहे हो, इथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल, स्पिरिट, स्पिरिट याद रखो, ठीक है, वो चीज होती है, उसमें पॉइजन भी होते हैं। पहले के टाइम पे प्योर इथाइल अल्कोहल यूज करते थे हम लोग, स्कूलों में भी सप्लाई करते थे, मतलब स्कूलों सप्लाई का मतलब है वहां भी यूज होता था। पर स्कूल के अंदर जितने भी वो लैब टेक्नीशियन होते थे ना, वो बेच देते थे, निकाल निकाल करके इथाइल अल्कोहल बेच देते थे। वहां का जो जो क्लर्क स्टाफ होता था वो पी जाता था इथाइल अल्कोहल और डोलते थे, मैंने चक्कर क्या है, ड्रम खाली हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती थी जमाने के अंदर। फिर गवर्नमेंट सीरियस हुई कि भैया हम तो भेजते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, बच्चे उसको यूज करें, स्पिरिट की लैब में यूज करें, सब जगह यूज करें, तुम सब पी जाते हो। तो गवर्नमेंट ने कहा इसमें मिथेनॉल मिलाओ, ठीक है, इथाइल अल्कोहल में मिथेनॉल मिलाना चालू किया जिससे कि पॉइजन बन जाए वो, ठीक है। समझ में आया, हाँ, जिससे कि कम से कम कोई पी ना ले उसको, अरे क्या हुआ, 1 मिनट, ठीक है, कम से कम कोई पी ना ले उसको, समझ में आया। और बता दिया गया कि भाई पियोगे तो मारे जाओगे, गलती मत कर देना ये वाली। तो ये सारी बातें बताई जाती थी उन लोगों को कि पीना नहीं है आपको, इसको पीना नहीं है, ठीक है, पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी, बताया जाता था इसमें पॉइजन है, तब वो कहीं जाकर के चीजें मेंटेन हुई, नहीं तो लोग तो समझ रहे हो पी जाते थे उसको, समझ में आया। यूवी लाइट क्या है, यूवी लाइट का मतलब है अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है बेटा, म्यूटेशन क्रिएट करके बैक्टीरिया को मार देती हैं, ठीक है, खतरनाक होती हैं। आपको भी यूवी एक्सपोज ज्यादा नहीं लेना चाहिए। यस, यूवी लाइट आपके लिए भी खतरनाक होती है, पर हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के डीएनए रिपेयर सिस्टम है। यूवी लाइट के एक्सपोज से हमारे डीएनए भी डैमेज होते हैं, बट हमारे पास रिपेयर सिस्टम है, जिसमें एसओएस रिपेयर सबसे खतरनाक रिपेयर सिस्टम है। जब भी डीएनए डैमेज होता है तो उसको रिपेयर कर देता है, डैमेज होता है उसको रिपेयर कर देता है। हाँ, जिसके रिपेयर सिस्टम काम नहीं करते उनमें म्यूटेशन हो जाता है, और म्यूटेशन कैंसर कॉजिंग भी होते हैं, ठीक है। सनलाइट भी तो होता है, तो तू सन के नीचे धूप में बैठ करके बैक्टीरिया पे काम करेगा, इसी बात करते हो तुम, गधे हो, ठीक है। ये सब अंडरग्राउंड लैब्स होती हैं, अंडरग्राउंड समझ रहे हो ना, हाँ, कोई लगे ना, हवा तक बाहर की अंदर नहीं जा सकती, सनलाइट तो बहुत दूर की बात है, समझ में आया। चलो अब आ जाओ सनलाइट, यहां तक कोई डाउट समझ में आया। अब बात करूंगा जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक ऐसी इंजीनियरिंग जिसके अंदर आप डीएनए के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हो भाई, हाँ, ठीक है। आप चाहते हो ये जीन खराब है, हटाओ, अच्छा जीन जोड़ दो, ठीक है, समझ रहे हो। आप चाहते हो कि भाई ये अच्छे से, मतलब डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करके हेल्दी जीन को ऐड कर सकते हो, तो बहुत बड़ी बात है ना। आप कोई करेक्टर नहीं चाहते इसके अंदर, हम चाहते हैं करेक्टर हो ही ना इसके अंदर, उस करेक्टर के लिए ये जीन रिस्पॉन्सिबल है, हटा दो उस जीन को, ठीक है, बढ़िया जीन जोड़ दो। अगर वो डॉफ था उसको टॉल बनाना है तो डॉफ वाला जीन हटा, टॉल वाला जीन जोड़ दो भाई। गोरा है काला बनाना है, नहीं नहीं, मतलब काला है गोरा बनाना है, समझ रहे हो ना, हाँ, समझ रहे हो ना, हाँ। तो वो आप मैनिपुलेशन, इसी को कहते हैं बेटा टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो आपके जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को अल्टर कर दे, डीएनए आरएनए के अंदर मैनिपुलेशन कर दे, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द phenotypic कैरेक्टर। जब आप डीएनए और आने के कोई भी चेंज करोगे और फिर उस चेंज वाले को आप होस्ट में इंट्रोड्यूस करोगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो सीधा उसके phenotypic कैरेक्टर पर इफेक्ट आएगा, वो चेंज हो जाएगा, समझ में आया। वो ऑर्गेनिज्म अलग तरीके से बिहेव करेगा, समझ में आया नहीं आया। तो ये जबरदस्त इंजीनियरिंग है, इसकी खोज होने से ही ड्रास्टिक चेंज हुए दुनिया के अंदर, समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ।
तो सिंपल सी बात है, जैसे अब एआई आ गया है तो एआई की वजह से खतरनाक चेंज होने वाले हैं, ठीक है। दोनों तरीके के चेंज होंगे, अच्छे चेंज भी होंगे, बुरे चेंज भी होंगे, ठीक है, क्योंकि हर चीज का पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, नेगेटिव भी होता है। मोबाइल का पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव है तो भाई 3-4 हजार में आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव है डिस्ट्रक्शन, जो टर्म ढूंढा है ना बच्चों ने, डिस्ट्रक्शन का, लगे पड़े हैं रील पर, लगे पड़े हैं, डिस्ट्रक्शन। 10 घंटे से पढ़ रहे हैं पर पढ़ा हमने 1 घंटे का भी नहीं, टाइम, आंखें चली गई, टाइम चला गया, समझ रहे हो, बॉडी की हेल्थ चली गई सारी की सारी। तो ये ड्रॉबैक है। तो हर चीज का फायदा और नुकसान हर चीज का होता है, तो एआई का भी फायदा भी है, नुकसान भी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। नुकसान का मतलब ये, कल ही मैं एक्सरसाइज करने गया तो वहाँ कई लोग आते हैं, ठीक है। एक मतलब कंपनी थी, उसके ऑनर भी थे वहां पर, तो बोल रहे कि सर अब ये हालत हो गई है एआई आने की वजह से। मैंने क्या हो गया कि मेरे जितने भी इंप्लॉइज हैं वो अपना दिमाग लगाते ही नहीं है, वो सारी जितनी भी वो एप्लीकेशन दी जाती है ना, सारी एप्लीकेशन एआई से बना करके सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों करते हो? सर इतना टाइम लगाएंगे वो एआई हमारे लिए कर देगा। तो मैंने आगे फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में यही तो होगा, एआई यही तो चाहता है कि तुम डिपेंडेंसी आ जाए। एआई का मतलब है एआई बनाने वाली कंपनियां तुम डिपेंडेंट हो जाओ बिल्कुल उनके ऊपर, ठीक है। समझना मेरी बात, तुम सो खाओ, समझ रहे हो, कहते हैं हंगने भी जाओ तभी उनसे पूछ के ही जाओ, ठीक है, मतलब वही डिसाइड करेंगे। तब एक्चुअल में तुम बन जाओगे रोबोट और वो बन जाएंगे तुमसे ऊपर, ठीक है। जो एक्चुअल में फ्यूचर, तुम कभी, मैं नहीं बोल रहा, एआई से क्वेश्चन करना, ठीक है, यस, क्वेश्चन आप जब डिस्कस करते हो ना कि मतलब एआई का फ्यूचर क्या है और ह्यूमन का फ्यूचर क्या है, ठीक है, आगे क्या करने वाली है, तो वो खुद एक्सप्लेन करेगी, कितनी खतरनाक बातें बोलेगी वो एआई, आप खुद डर जाओगे यार ये होने वाला है। यस, वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हम, मतलब इंसान बहुत मक्कार है, मक्कार की श्रेणी पर, मतलब चरम श्रेणी पर है, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? यस, मक्कार, मक्कारी की सुपर श्रेणी पर है। आज की डेट में जितने भी टीचर्स हैं पढ़ना ही नहीं चाहते, उनसे मैं एक भी कहता हूँ यार अल्बर्ट तूने पढ़ी भाई, ठीक है, नहीं पढ़ी। गैनोंग पढ़ी, नहीं पढ़ी। मैंने क्या करिया सर, आपके लेक्चर देख लिए, उनके लेक्चर देख लिए, उनके लेक्चर देख लिए, शॉर्टकट। बच्चों से कहो क्या पूरी साल पढ़ेगा सिद्दत से? हाँ पढ़ेगा। नहीं सर, कुछ ऐसा कर दो 1-2 महीने बाद शॉर्टकट बता दो सर, वन शॉट दे दो सर, सर 10 दिन पढ़ा दो पूरा पेपर छप जाए, सर कुछ जादू कर दो। नहीं आया क्या? लोग ये तो करते हैं भाई। तो जब बच्चे की सोच ऐसी होती है तो बेवकूफ बनाने लोग आ जाएंगे तुम्हें, ठीक है भाई। बाबा क्यों चल रहे हैं इतने सारे? तुम कहते हो कि कुछ चमत्कार कर दो बाबा, ठीक है, चमत्कार कर दो, मुझे सही कर दो, या चमत्कार कर दो, ऐसा कर दो, ठीक है। बाबा चमत्कार करते हैं क्योंकि उन्होंने फोमो क्रिएट कर दिया। जो सब फोमो क्रिएट करेंगे उन्होंने भाई पीआर समझते हो ना, अपना इतना प्रचार कर दिया कि आपको लगेगा ही नहीं यार, यार इतना हर जगह ये नजर आ रहा है, यही है सच और सब झूठा है, ठीक है। और जो वास्तव में सच होता है ना, वो कभी प्रचार नहीं होता उसका, सच होता है वो डाउन हो जाता है, और झूठ का राज क्योंकि कलयुग है, ठीक है। तो इतना फोमो क्रिएट कर देते हैं उस चीज का कि तुम्हें वही नजर आता है, दूसरी चीज नजर ही नहीं आएगी। इतना फोमो क्रिएट कर देंगे, इतना फोमो क्रिएट कर देंगे, तुम जो भी खोलो, जो खोलो वही नजर आएगा, वही नजर आएगा। फिर बाद में क्या करोगे? तुम्हें लगता है दुनिया में यही है और कुछ है ही नहीं, ठीक है, और तुम उसमें एंटर कर जाते हो उस चीज के अंदर। समझ रहे हो? और समय बड़ा खतरनाक है, ठीक है, और वो ये भी बिलीव दिला देता है कि तुझ में कमी है, ये तो बेस्ट है, हम जो दे रहे हैं वो बेस्ट है, कमी तुझ में, ये बिलीव भी दिला देता हो, तुम मान भी लेते हो, हाँ यार मुझ में ही कमी है, इन्होंने तो पूरा बेस्ट दिया है अपना, मुझ में ही कमी है, ठीक है, इसलिए मेरा ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। पर डेंजरस, वो आगे फ्यूचर में अब एआई तो मतलब इंसान के संग करेगा, तुम देखना, ठीक है, बहुत खतरनाक कंडीशन है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये समझ में आ गया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है और केमिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, इसमें कोई डाउट है किसी को? जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसके अंदर आप जीन में मैनिपुलेशन करके डायरेक्ट फिनोटाइपिक कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो जो आप चाहते हो, समझ में आया? इट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग, जिस एटमॉस्फेयर में आप काम कर रहे हो उस एम्बियंस को, उस एटमॉस्फेयर को, उस जगह को कैसे आपको कंटामिनेशन फ्री रखना है, कैसे आपको मतलब समझ रहे हो, जो चाहते हो उसको ही ग्रो कराना है और जो अनवांटेड है उसको हटाना है वहां से। आई या नहीं आई? दो चीजें समझ में आई, दो बातें बताई अभी मैंने। डेफिनेशन क्या है, बहुत बेसिक बेसिक तरीके, बायोटेक ऐसे पढ़ाऊंगा एकदम मक्खन की तरह, ठीक है, मतलब मतलब दिमाग के अंदर ठूस ठूस के भर दूंगा उसको, मैं कोशिश करूंगा ऐसा, ठीक है ना। तुम खुद फील करो कि सारा चीजें दे दो तो हम कर लेंगे, ऐसा मेरी कोशिश रहेगी बस, और कुछ भी नहीं। हाँ बेटा, करंट पॉलिटिशियन हर जगह ये चीज एप्लीकेबल होती है, ठीक है, बस बिल्कुल करंट पॉलिटिशियन पीआर को यूज करते थे, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, जो उन्होंने पीआर का मतलब है आप जहां जाओगे आपको बस वही चीज नजर आएगी, यार कितना अच्छी यार ये पॉलिटिशियन है, या कितने अच्छे पॉलिटिशियन है, या कितना अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या कितना अच्छा हमारे लिए सोच रहे हैं,
समझ में आया? तो वो चीज लोगों ने सीखी, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने सीखी, उन्हें अच्छा ऐसे होता है पीआर, ठीक है। तो फिर पैसे की कमी है नहीं लोगों के पास, फिर उन्होंने कहा क्या किया, उन्होंने कहा यार हम एजुकेशन पे क्यों खर्च करें, पीआर पे खर्च करो, 100 रुपए कमाओ, 80 रुपए पीआर पे लगाओ, सिर्फ 20 रुपए लगाओ एजुकेशन पर, ठीक है। तो बस ये टेक्निक जब एक ने स्टार्ट कर दी तो उसकी नकल सब ने करने चालू कर दी, तो टीचिंग की क्वालिटी डाउन होती चली गई, ठीक है, और पीआर का वेटेज बढ़ता चला गया। अब लोग आज की डेट में क्या करते हैं, कुछ नहीं, फोमो क्रिएट करो, ठीक है, ऑनलाइन सबको खरीद लो, जितने भी चैनल, छोटे छोटे बच्चे, ये वो सबको खरीद के फोमो क्रिएट कर दो जबरदस्त वाला, और ऐसा फोमो कि मतलब चाहे तुम्हारा फील्ड हो चाहे कोई और फील्ड हो, ठीक है। जैसे आज की डेट में गोल्ड और सिल्वर का एक फोमो क्रिएट किया कर दिया गया है, मतलब अब तो ऐसा लग रहा है कि अगर गोल्ड तुमने नहीं खरीदा तो क्या होगा आगे, मंदी आने वाली है, ये होने वाला है, अब ये हो जाएगा, ठीक है। तो वो फोमो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यही सब चीजें है बेटा, एक्चुअल में मतलब जो ब्रेन वॉश कहते हैं ना, ब्रेन को चेंज करना, क्योंकि इंसान अभी करंट में इतना कमजोर हो चुका है, ब्रेन से इतना कमजोर हो चुका है, उसको कैसे भी आप मैनिपुलेट कर लो, कैसे भी कर लो, रियलिटी है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो अपनी चीजों में खुश नहीं है, वो देख रहा है दूसरा खुश कैसे है, वो खुश कैसे है, वो खुश कैसे है, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरे, उससे वो दुखी है, ठीक है। तो रियलिटी है, और इंटरनल बहुत बुरी हालत है, ठीक है। वापस आओ, तभी मैं कहता हूं तुम अपने ऊपर कभी दोस्त को मत देखो, दोस्त से इतना सीखो कि अच्छा तू 10 घंटे पढ़ रहा है तो मैं 11 घंटे पढ़ूंगा, तू पढ़ क्या रहा है, रील देख रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है, उससे पॉजिटिव चीज खींचो। 10 घंटे बैठ सकता है तो मैं भी आज 11 घंटे बैठ के दिखाऊंगा, पॉजिटिव चीज निकाली आपने क्या, कि मुझे 11 घंटे सेटिंग करनी है, पढ़ाई करनी है, चाहे वो रील देख रहा हो। अगर आप ये चीज सीख गए कि मुझे चीजों से बढ़िया चीजें निकालनी है, ठीक है, समझ रहे हो, तो यार ठीक है, समझ, तो आप सही डायरेक्शन में चले जाओगे, नहीं तो आप यही सोचते रह जाओगे भाई, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, जय आचरते हैं नर न धनेरे, मतलब दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत हैं, तो हम क्या करते हैं भाई, तू उपदेश दे रहा है, ठीक है, तूने अपने ऊपर फॉलो किया नहीं किया ना, तो ये तो सोच लो, वो उपदेश दे रहा है, देने दो, वो कचड़े में जा रहा है, जाने दो, तुम अपने काम की चीज निकालो उसके अंदर से, ठीक है। क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे काम में आ जाए, तुम्हारा ग्रोथ करा दे, तुम्हारे अब में करा दे, वो निकालो, अब फिर बाहर में जाने दो दुनिया को, ठीक है। हर जगह तुम देखो अपने मेरे काम की चीज क्या है, क्या चीज मुझे ऊपर उठा सकती है, बस तुम ये चीज सीख गए ना, तो दोस्ती भी तुम यूटिलाइज कर लोगे, ठीक है, आसपास के लोगों को भी यूटिलाइज कर लो, यूटिलाइज करने का मतलब होता है सही चीजें को आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए, क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है मेरे लिए, समझे। नीट को ही खरीद लेते हैं, ठीक है, आ जाओ, ठीक है, नीट को ही खरीद लो तुम, ठीक है। पर ध्यान रखना, दुनिया में सक्सेस लॉन्ग टर्म तक वही काम करेगा जो वास्तव में अंदर से हर मायने में ईमानदार होगा, वो लंबे समय तक तो वही चलेगा, जो तेजी से बढ़ेगा तेजी से डाउन जाएगा, जो सस्टेन वही रहेगा, जो समझ रहे हो ना, चीजों पर काम करेगा। तो आपको बच्चा अच्छा डॉक्टर बनना है, बढ़िया करना है, तो शॉर्टकट मत अपनाना बेटा, ठीक है, चाहे 1 साल ज्यादा लग जाए, पर करना जबरदस्त तैयारी, ठीक है। चलो, अब तू AQI पर मत जा, दिल्ली AQI, इधर आ जा, कौन है ये, रोहित शर्मा, इधर आओ। यहां तक कोई डाउट है, अब हाँ ना में बोलो, डेफिनेशन क्लियर है, यस या नो, जबरदस्त। चलो आगे बढ़ रहा हूं, अब बात करते हैं कुछ एनसीईआरटी की लाइनें जो बच्चे स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। भाई छोड़ क्यों रहे हो यार, बाई चांस क्वेश्चन उठा लिया है नीट वालों ने, ठीक है, क्योंकि 13 क्वेश्चन का मैक्सिमम वेटेज है इसका, ठीक है, मिनिमम 7 क्वेश्चन का वेटेज है, मतलब 7 भी आए और 13 भी आए, इसके बीच में ही फ्लोट हुए हैं, ठीक है, समझ रहे हो, तो उसको थोड़ा सीरियस लेना बायोटेक्नोलॉजी को, कुछ एनसीईआरटी की लाइन से लोग छोड़ देते हैं, पर मैं नहीं कहूंगा उसको छोड़ो, समझ रहे हो ना मेरी बात, ऐसा क्यों, अब समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं, एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है, मैं क्या, एनसीईआरटी, you probably appreciate the advantage of sexual reproduction। अचानक से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आ गए, समझना, हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, अब बायोटेक्नोलॉजी से सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कनेक्शन क्या है, समझना मेरी बात। एनसीईआरटी अगेन कह रही है, यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई एक जमाना था, उस जमाने के अंदर जब एवोल्यूशन चल रहा था, एवोल्यूशन, तो जब तुमने एनिमल किंगडम पढ़ा था तो मैंने बताया भी था, एनिमल किंगडम में चल रहा था, स्टार्टिंग में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेंट था, और धीरे धीरे सेक्सुअल की डोमिनेंसी आई, और जैसे सेक्सुअल डोमिनेंट हुआ, वेरिएशन आ गए। स्टार्टिंग में जो एनिमल थे उनमें वेरिएशन इतने ज्यादा नहीं थे, यस, ये वेरिएशन बाद में आए हैं, ठीक है, और वेरिएशन का मेन कारण क्या था, इन वेरिएशन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
जब सारी स्पीसीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेंट हुआ, वो वेरिएशन, और नेचर भी तो चाहती है जितनी ज्यादा वेरिएशन होगी उस पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ये मैं नहीं बोलता, ठीक है, ये ठीक है अभी इवोल्यूशन में पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है, डार्विन की थ्योरी पढ़ाऊंगा, वहां बहुत अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में ये थ्योरी कहती क्या है, स्टेबिलिटी, कौन सी पॉपुलेशन ज्यादा स्टेबल है, जिसमें वेरिएशन ज्यादा है। सिंपल सी बात है, वेरिएशन ज्यादा होने का मतलब है कि भाई ऐसी चीज आएगी तो उसके हिसाब से भी लोग हैं, ऐसा आएगा तो उसके हिसाब से भी है, ऐसा आएगा तो ऐसे, मतलब डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पीपल हैं जिसके अंदर, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पीसीज हैं, तो उस पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। और जिसमें वेराइटीज नहीं है, एक ही टाइप की मतलब पॉपुलेशन है, तो जरा भी क्लाइमेट चेंज हुआ वो पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इससे नेचर को क्या फायदा है, नेचर को फायदा है, नेचर चाहती है कि वेरिएशन ज्यादा है, तो जब भी मैं चेंज करूंगी अपने अंदर, तो इनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो मेरे अकॉर्डिंग अपने को चेंज कर लेंगे, ठीक है, या कुछ चेंज होंगे जो चेंज कर लेंगे या होंगे वो मेरे संग आगे बढ़ जाएंगे, बाद बाकी डिस्कार्ड, ठीक है। तो नेचर उसी को मौका देती है आगे बढ़ने का जो समय के हिसाब से अपने को चेंज करना जानता है, अपने को मॉडिफाई करना जानता है, ठीक है, स्ट्रगल करना जानता है, तो नेचर उसको कहीं ना कहीं मौका जरूर देगी, ये गारंटी है, ये गारंटी है। तभी तो मैं हमेशा बड़ी कॉन्फिडेंस से कहता हूं, तुम में से जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, अपनी पूरी शिद्दत से पढ़ाई करते हैं, ये सोच के पढ़ते हैं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं, जितना पढ़ूंगा उसमें मेरी मास्टरी होगी, ठीक है, यस। और मतलब और फिजिक्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि रेशियो देखा है मैंने, फिजिक्स बच्चा थोड़ा सा फोबिया की वजह से डिस्कार्ड कर देता है, कम से कम मैं करूँ ट्रिक से पढ़ो तो भी तुम निकाल निकाल ले जाओगे एक साल के अंदर, ठीक है, फिजिक्स, बाद बाकी का पूरी मास्टरी करनी चाहिए। जूलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट है, मतलब पढ़ना आपको चारों पे, मास्टरी चारों पे करनी है। जूलॉजी इसलिए क्योंकि आगे जाकर के मतलब एमबीबीएस में यही पढ़ना होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जितना आप मेहनत कर लोगे बेटा, ये नेचर कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आपको इसका रिवर्ट जरूर देगी, मतलब रिवार्ड जो भी है, ठीक है, रिवर्ट में रिवार्ड जरूर देगी, मतलब पक्की बात है, गारंटी, अगर आपने मेहनत की है तो, ठीक है। तो सिंपल वही हम कहना चाह रहे हैं, मतलब हम कहना एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसकी एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके ऊपर, ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या एडवांटेज है जरा बताओ भाई, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि एसेक्सुअल के अंदर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा तो वेरिएशन नहीं आएगा, यानी जो भी कह सकते हो करेक्टर होंगे वो, समझ रहे हो, हाँ, वो प्रिजर्व हो जाएंगे, वेरिएशन नहीं आएगा उनके अंदर, तो ये एडवांटेज है, ठीक है। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है, क्या है, ये ये वेरिएशन लेकर के आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही वेरिएशन आता है, ठीक है। और वेरिएशन जिस पॉपुलेशन में ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल होती है। अब ये समझ में आ गया कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल में सेक्सुअल की एडवांटेज क्या है, पहले पैरा में एनसीईआरटी ये बता रही है। अब एनसीईआरटी कह रही है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, भाई पुराने टाइम पर हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता था, ठीक है, भाई तुम अगर गांव में रहते हो तो तुम्हें पता होगा कि गांव के अंदर, ठीक है, एक जैसे मैं नॉर्मल कैटल्स की बात कर लेता हूँ, गाय भैंस की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस गांव में कोई गाय है, ठीक है, बड़ी अच्छी गाय है, उसकी अच्छी मतलब ब्रीड अच्छी है। अब हम चाहते हैं कि जो उसकी आगे के बच्चे हों बड़े बढ़िया हों, उस गाय जैसे हों और उससे भी अच्छे हों, तो क्या करेंगे भाई, हम बैल ढूंढेंगे या जो भी है, ठीक है, सांड ढूंढेंगे, ऐसे बोलो, ठीक है, बैल नहीं, सांड ढूंढेंगे, ऐसा सांड जो बहुत अच्छी वैरायटी रखा हो। या भाई आजकल देखा होगा आपने कि युवराज नाम का एक भैंसा था, ठीक है, 12 करोड़ रुपए इसकी बोली लग गई थी, युवराज भैंसे की 12 करोड़, समझ रहे हो ना मेरी बात। और किसान ने बेचा नहीं था क्योंकि उसका सीमन बेचता था वो, ठीक है। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता था भाई, एक गांव का एक एनिमल दूसरे गांव में जाकर के उसको क्या करा लेते थे, हाइब्रिडेशन करा लेते थे, ठीक है, सिंपल तरीका होता था, ये ट्रेडिशनल मेथड था। उसमें क्या होता था भाई, एक गांव से दूसरे गांव में बस इतना ही हम मूव कर सकते हैं, हम लंबा मूव नहीं कर सकते। उस गांव के अंदर जो बेस्ट एनिमल होगा, इस गांव का जो बेस्ट एनिमल है, उनका बस हाइब्रिडेशन करा करके हम चीजें बना लेते थे, यही तरीका था एक ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसमें कुछ अच्छे गुण भी आ जाते थे पर कुछ खराब गुण भी आ जाते थे, ये तो होगा भाई, हम सारा थोड़ा ना फिल्टर कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, प्रोसीड्यूर यूज इन प्लांट एंड एनिमल, सेम प्लांट में भी ब्रीडिंग, ठीक है, वेरी ऑफ्टन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन, जो नहीं चाह रहे थे वो भी आ गए, along with डिजायरेबल जीन। भाई वो ब्रीड अच्छी थी तो डिजायरेबल जीन के संग संग अनडिजायरेबल जीन भी आ गए, उसकी अच्छाइयों के संग उसकी बुराइयां भी आ गई, जो एक ट्रेडिशनल तरीका था, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का तरीका था, ठीक है। अब साइंटिस्ट कह रहे थे काश हम अनडिजायरेबल जीन को आने ही नहीं देते, हम चाहते मतलब कुछ ऐसा कर पाते कि डिजायरेबल जीन ही नेक्स्ट जनरेशन में जाए, तो सोचो कितना मजा आ जाएगा यार, ठीक है।
बेस्ट एनिमल, उन बेस्ट की भी जो कमियां हैं उनको निकाल के फेंक दो, सिर्फ बेस्ट बेस्ट मिलकर के सुपर बेस्ट जो बनेगा कितना बेहतरीन होगा, समझे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बिल्कुल बेटा, ठीक है। आगे हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे, इसका इवोल्यूशन मैं मतलब जबरदस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं ये नहीं सोच चल रहा कि मैं दिसंबर में खत्म कराऊंगा, चाहे 15 जनवरी तक खत्म कराऊंगा, आराम से कराऊंगा मैं, ठीक है। 15 जनवरी टारगेट लेके चल रहा हूं मैं, पर मैं कराऊंगा ये लास्ट के 2-3 चैप्टर है ना, 2 चैप्टर, एक बायोटेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन, बहुत शिद्दत से कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, आराम से बेहतरीन तरीके से, ठीक है। यस, ह्यूमन का क्लोन भी बना सकते हैं, पर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी इसके लिए आपको परमिट नहीं करेगी, समझे। उसने पहले ही जब ये टेक्नोलॉजी आई थी तो पहले ही कुछ कंडीशंस बनाई गई थी, इन टेक्नोलॉजी का यूज आप बायोडायवर्सिटी को बिगाड़ने में नहीं कर सकते, ह्यूमन जीनोम पर काम नहीं कर सकते, मतलब इस तरीके के काम, ठीक है। क्लोनिंग क्लोनिंग मतलब ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। करने को आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, पर ऐसा कर नहीं सकते ऑथेंटिकली, ठीक है। तो समझ में आ गया ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का ड्रॉबैक क्या है। अब टेक्नोलॉजी आई बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब हमने इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या किया, मैनिपुलेशन ऑफ जीन हम सीख गए। क्या सीख गए, मैनिपुलेशन ऑफ जीन, जीन के अंदर मैनिपुलेट करना, ठीक है। जब मैनिपुलेशन ऑफ जीन की बात करते हैं तो टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब आ गई क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। 3 पैरा दिए हैं, पहले पैरा में उन्होंने सेक्सुअल एसेक्सुअल का वेरिएशन बताया, एनसीईआरटी ने, उन्होंने बताया सेक्सुअल क्यों बेटर है एसेक्सुअल से, क्योंकि एसेक्सुअल चीजों को कंजर्व कर लेता है, सेक्सुअल वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, समझ रहे हो, हाँ। फिर उन्होंने बताया कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का ड्रॉबैक क्या है, काश हम इसके अंदर मैनिपुलेशन कर पाते। तो अब आकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम किसकी बात करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की बात करते हैं। एक ऐसा डीएनए जिसके अंदर दूसरे टाइप का डीएनए भी जोड़ दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ डीएनए इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें 2 डीएनए को आप जोड़ रहे हो, एक अलग से निकाले कहीं से और से निकाला, जोड़ दो बन गया रिकॉम्बिनेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ डीएनए इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। जिसमें आप जीन क्लोनिंग की बात करते हो, जिसमें आप जीन ट्रांसफर की बात करते हो, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप जीन की क्लोनिंग कर सकते हो, जीन को एक से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हो, जिसमें रिकॉम्बिनेंट बना सकते हो, 2 टाइप के डीएनए को जोड़ सकते हो, समझ रहे हो। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे क्या फायदा होगा, इससे जो यहां नुकसान हो रहा था वो इससे यहां आपको बेनिफिट मिल जाएगा। क्या, अनडिजायरेबल जीन को आप बाहर निकाल सकते हो, सिर्फ 2 डिजायरेबल जीन को जोड़ करके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर सकते हो। ये इस टेक्नोलॉजी का फायदा था कि क्या करना होगा, ओनली वन या सेट ऑफ डिजायरेबल जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन, इसको आप क्या कर सकते हो, ठीक है, टारगेट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर सकते हो। ये बात कही है इन्होंने अभी, ठीक है। ये बेसिक था एनसीईआरटी का पहला पैरा, ठीक है। लोग छोड़ देते हैं तो मैंने छोड़ू ही क्यों, ठीक है। अगर हमारे बच्चे इनको बारे में समझेंगे तो अच्छी बात है ना, बेस्ट है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, ये बताओ, यस या नो, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट शाउट। बीएमएस नो सर। हाँ बेटा, बीएससी की जूलॉजी यहीं से मिल जाएगी तुझे, टेंशन क्यों कर रहा है। यहां तक बताओ, एनी डाउट। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, डन। नोट कर लिया होगा इतना। अभी मैंने बेसिक बताया एनसीईआरटी का, 3 बातें बता दी मैंने, सुन लो पहले। पहले मैंने ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बता दी, टुडे बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बता दी अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये याद रखना इसको, ठीक है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ इसके हिसाब से डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल 2 चीजों पर बेस्ड होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, ये क्लियर है आपको। एनसीईआरटी की 3 लाइन है,
पहली मैं लाइन पहले उसमें बताने की कोशिश की है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल से बेटर क्यों है, ड्यू टू वेरिएशन। फिर उन्होंने ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का ड्रॉबैक बताने की कोशिश की है कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का ड्रॉबैक क्या है, अनडिजायरेबल जीन भी ट्रांसफर कर जाते हैं डिजायरेबल के साथ। फिर उन्होंने बताया कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसके अंदर हम जीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, जीन क्लोनिंग की और जीन ट्रांसफर की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें अनडिजायरेबल को आप निकाल सकते हो और डिजायरेबल को जोड़ सकते हो, इसकी बात करते हैं। तो अब इसके बाद एनसीईआरटी समझाना चाहती है कि जीन क्लोनिंग क्या होती है, समझे? प्रगति बेटा, तू ये बता कि जो चीज एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, अगर ये भी मैं यूं लिखना चालू कर दूं, ठीक है भाई, जब मेरे जमाने में क्या था, बायो जो लोग पढ़ाते थे क्या करते थे, जो किताबों की लिखी हुई चीजें हैं, कोई एक्सपर्ट कुछ नहीं, जो भाई जो किताबों में लिखा हुआ है ना, बस बच्चे को पता ही नहीं, बच्चा गधा था, ठीक है, बैठ जाता था और टीचर बोर्ड पर लिखा जा रहा है, वही लाइन है जो किताबों में लिखी हुई है, लिखा जा रहा है, अब बच्चा पागल तक लिखने में लगा हुआ है, लिखने में लगा हुआ है, 1 डेढ़ घंटा हो गया, लिख लिख के थक गया वो, ठीक है, घर पहुंचा, किताब क्यों, किताब पढ़ता नहीं था बच्चा, गधा था बिल्कुल, यार सेम वही चीज लिखाई है यार, समझ रहे हो, तो नया क्या है इसके अंदर, समझ रहे हो? तो मैंने क्या किया, क्योंकि अब नीट में एनसीईआरटी कंपलसरी है, पहले तो मैं लिखाता ही नहीं था, ये सिर्फ फ्लो डायग्राम, डायग्राम से पूरी जियोलॉजी खत्म करा देता, ओनली फुल पेज ओरिजेंटल ड्राइंग की कॉपी पर। जब से मेरे समझ में आया कि हम एनसीईआरटी की एक लाइन को भी कवर करना है, ठीक है, और स्पेशली वो लाइन, वो डेफिनेशंस जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फिर से वही, कुछ बच्चे बुद्धू होते हैं, गधे होते हैं, ठीक है, मतलब सब, मैं जिस बच्चे के लिए नहीं कह रहा, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक है, उनको ये नहीं पता कि, समझ रहे हो, कि सर आप ऐसे क्यों पढ़ाते हो, सर आप ऐसे क्यों पढ़ाते हो, सर आप ऐसे क्यों पढ़ाते हो, ये समझना चाहिए कि सर आप जो पढ़ाते हो उसमें तेरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं नहीं होते, तेरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं नहीं होते, ठीक है, तेरी एनसीईआरटी पर कमांड होती है नहीं होती, ठीक है, मेरे तो सिंपल है, मैं क्यों इनको लाइनों को, ठीक है, या तो मैं इन लाइनों को लिखाना भी चालू कर दूं हाथ से, वही सब चीजें जो एनसीईआरटी की कॉपी है, तो तुम्हारा टाइम जो समझाने में यूज कर रहा हूं 4 एग्जाम्पल दे करके, मैं सिर्फ लिखाने में दिमाग लगाऊंगा ना, क्यों समझाने में दिमाग लगाऊंगा? फिर इन्हीं लाइनों को समझाने के लिए मैं सेकंड मेथड यूज करता हूं, ठीक है, जिसके अंदर एक एक डायग्राम और फ्लो डायग्राम बनाता हूं इन्हीं लाइनों को समझाने के लिए, समझना मेरी बात, मेरी जो टेक्निक है बेटा, देखो तुम कहते हो सर ऐसे बोलते हो, ठीक है, इंडिया के बड़े बड़े लोग डिट्टो कॉपी करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है, बस ये समझो कि, और इसको मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि सर इट इज अ जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, जिसमें आप एनसीईआरटी भी कवर करा रहे हो, अपने मैजिकल डायग्राम फ्लो डायग्राम भी दे रहे हो, जो अब से पहले कहीं यूज नहीं होते थे, आपने इजाद किया, इजाद भी बच्चों की वजह से हुआ, ठीक है, बच्चों ने ही चीजें करवाई मुझसे स्टिमुलेट करके, ठीक है, और मतलब हर चीज इस मैजिकल वे में करा रहे हो कि चीजें ब्रेन में सेट हो रही है, मतलब साइनेप्स कैसे जनरेट हो रहा है, मतलब किस तरीके से चीजें जनरेट होती हैं और किस तरीके से, उसके पीछे एक साइंस है, ठीक है, तो आगे से हम 12th खत्म, हम बायो खत्म करने जा रहे हैं, तब तुम ये वाली बात बोलते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम गुरु गोबर हो, ठीक है, तुम्हें पता ही नहीं है, मतलब पूरी रामायण हो गई, अंत आ रहा है, तब कह रहे हो सर लिखी हुई स्लाइड, ठीक है, अभी समझ में नहीं आया तुम्हें कि मैं क्या कराता हूँ, कैसे कराता हूँ, उसका बेनिफिट क्या है, जो जूलॉजी एक जमाने में बहुत मतलब टिपिकल लगती थी लोगों को, आज जूलॉजी को काउंट ही नहीं करते, सर ये तो सिंपल है, इसमें होता ही क्या है, ठीक है, कुछ नहीं, सब तो आ जाता है हमें, अब गधो ये नहीं पता आने के पीछे भी सिस्टम होते हैं, चीज आ रही है वो अच्छा है, या समझ रहे हो वो अच्छा है कि तुम सर पकड़ के बैठे हो, फिर से एक बार वीडियो खोल के देख लो, नहीं आया, फिर से एक बार वीडियो खोल के देख लो, अब 1 शॉट देख लो, अब 2 शॉट देख लो, अब 3 शॉट देख लो, तब भी वहीं के वहीं है हम, ये अच्छा है, या एक बार में चीजें समझ आ जाए, एनसीईआरटी भी कमांड, हर तरह क्वेश्चन लगा लो, किसी भी जगह की टेस्ट सीरीज कर लेना, किसी भी जगह की टेस्ट सीरीज कर लेना, ठीक है, अगर इस लेवल पर चीजें आती हैं, ठीक है, तुम कहीं के भी टेस्ट सीरीज उठाओगे तुम क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, अरे पगली नहीं है वो अब देखो आ गए, सर पगली है, सर वो पगली नहीं है, वो ठीक है, बच्चों को लगता है ना, हर, क्योंकि सबके ब्रेन एक जैसे नहीं होते, ठीक है, मैं तभी तो कहता हूं कि ठीक है, हमारे पॉलिटिशियन जनता को साक्षर क्यों नहीं बनाते, जैसे मैं बिहार की बात करूं, ठीक है, बिहार में साक्षरता, समझ रहे हो, साक्षरता समझते हो ना, पढ़े लिखे लोग कम है, अनपढ़ लोग ज्यादा हैं, ऐसा क्यों, क्यों वो ऐसी पॉलिसीज लेके नहीं आते, गांव गांव का हर बच्चा पढ़े, ठीक है, हर तरीके की स्किल्स डेवलप हो उसके अंदर, ठीक है, एक नहीं 50 लाइन, क्योंकि वो जानते हैं कि जातिवाद नहीं फैलाएंगे, ये चीजें नहीं करेंगे तो पॉलिटिक्स कैसे करेंगे, क्योंकि समझ रहे हो ना मेरी बात, साउथ में देखो, साउथ के अंदर
मतलब अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, मैक्सिमम एजुकेशन है। वहां के लोग बहुत गरीब भी हैं पर पढ़े लिखे जबरदस्त लेवल के हैं, ठीक है। तो जहां पर लोग पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, तो वहां लोग बेवकूफ नहीं बना पाते। जहां लोग ऐसे नहीं है तो वहां पॉलिटिक्स डोमिनेंट होती है। और पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा तुम देखो, जितनी बिहार की पॉलिटिक्स दुनिया में और यूपी की पॉलिटिक्स डोमिनेंट है, इतनी तुमने किसी और स्टेट की पॉलिटिक्स डोमिनेंट देखी? ठीक है। मतलब एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब उसको अदरवाइज मत लेना, ठीक है। एक्चुअल में सारा खेल समझदारी का है, ठीक है। और मतलब जब तक तुम किसी भी फील्ड में, अभी अभी की बात करो या सिलेक्शन के बाद की बात करो, मेडिकल फील्ड की बात, जब तक तुम खुद अपना दिमाग नहीं लगाओगे तब तक तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तुम दूसरे की कुतपुतली की तरह नाचते रहोगे। ध्यान रखना, अपना दिमाग यूटिलाइज करना सीखो भाई। अब आ जाओ, क्लोनिंग तो समझते हो ना? क्लोनिंग तो तुम अभी नाम बोल भी रहे थे सर, ह्यूमन क्लोनिंग, ये क्लोनिंग, वो क्लोनिंग। अब मैं बात करूंगा जीन क्लोनिंग की। भाई कैसे आप जीन को क्लोन कर सकते हो, एक पर्टिकुलर जीन के मल्टीपल कॉपी बना सकते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। कैसे आप जीन क्लोनिंग कर सकते हो? ठीक है, यस सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग की बात करूंगा। तो जीन क्लोनिंग के लिए सबसे पहले आपको, जैसे जीन की क्लोनिंग करनी है तो आपको सबसे पहले जीन ढूंढना पड़ेगा, किस जीन की क्लोनिंग करनी है, पहला आपका टारगेट है। दूसरा, अब जीन की क्लोनिंग कराने के लिए किसी होस्ट में भेजना पड़ेगा, तो एक होस्ट भी चाहिए। अब उस जीन को होस्ट में भेजने के लिए एक व्हीकल चाहिए, व्हीकल जिस पर आप जीन को बिठाओ और वो जीन को धीरे 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 ले आकर होस्ट के अंदर एंटर करा दे। होस्ट में भी वो एंटर करा दे और उसकी मल्टीपल कॉपी भी बना दे। एक ऐसा वेक्टर चाहिए, एक व्हीकल चाहिए। समझ रहे हो? उसको मॉलिक्यूलर व्हीकल कहते हैं, वेक्टर को। यानी आपको एक वेक्टर चाहिए, आपको एक जीन चाहिए और एक होस्ट चाहिए जहां पर आपके जीन की मल्टीपल कॉपी हो पाए। तो तीन चीजों की जरूरत है भाई। हाँ, तीन चीजों की जरूरत है। हाँ बेटा, केरला का एजुकेशन जो रेशियो है 95% है। बिल्कुल सही कह रहा है, बहुत ज्यादा है। वो लोग, मतलब वो लोग जेन्युइन लोग हैं एकदम, मतलब सीधे बात करते हैं वो, मतलब एजुकेशन की, ठीक है, डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो फालतू की ये नहीं, ठीक है, जो पॉलिटिक्स होती है इसकी बात नहीं करते कि जातिवाद ये वो फलाना ढिकाना, पता नहीं क्या है। चलो खैर, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिस दिन पूरी इंडिया का एजुकेशन जो स्तर है 95% हो गया ना, समझ रहे हो ना, ये एकदम तरक्की करेगा बड़ी लेवल पर। फिर यहाँ पॉलिटिशियन ये बात नहीं करेंगे जातिवाद और ये वो, सिर्फ बात करेंगे किस चीज की, ओनली एक ही चीज होगी, ठीक है, कि भाई साइंस की बात होगी, ठीक है, यहाँ पर इन्वेंशन की बात होगी, यहाँ पर डेवलपमेंट की बात होगी। समझ रहे हो? यहाँ फिर लेवल अलग हो जाएगा उन लोगों का, ठीक है। यूएस के अंदर जो चुनाव होते हैं आपको पता होगा, और डेवलपमेंट के बेस पर होते हैं, ठीक है, कि कौन सा, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, राष्ट्रपति आएगा, वो कौन क्या चीज लेकर के आ रहा है, उसकी पॉलिसीज क्या है। पॉलिसीज एक आम इंसान को पता है कि ये पॉलिसीज हैं। समझ रहे हो ना? हाँ। चलो खैर, कोई नहीं। अब मैं बात करूंगा, तीन चीजें समझ में आ गई। मुझे एक होस्ट चाहिए। आज मैं एक लिमिटेड कराऊंगा क्योंकि मुझे पता है एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर का मतलब एक सीन है, वो क्लियर कराऊंगा आज मैं, जिससे कि जब मेरा नेक्स्ट टर्न आएगा तब एक्चुअल में बायोटेक स्टार्ट होगी, ठीक है। आज तो मैं बेसिक चीजें, जीन क्लोनिंग समझाऊंगा आपको, हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन का एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा। एक चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा और एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैं पूरा डिटेल में बेसिक से लेके चल रहा हूं, समझना। एक बैक्टीरिया है, मान लो ई कोलाई है। ये कौन है? ई कोलाई, ई मतलब एस्टेरिया कोलाई। और समझना, इसके पास एक तो अपना जेनेटिक मटेरियल तो होता ही है, एक अपना तो जेनेटिक मटेरियल इसके पास है ही, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ये तो अपना है ही इसके पास। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। पर इसके पास कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल भी होते हैं, यस। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, इनको बोलते हैं प्लाज्मिड। इनको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड भी इसके पास है। ये क्या है? प्लाज्मिड, जिनके पास अपनी खुद की ओ आर आई साइट होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसके पास तो होगा ही, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा ये तो गया सर्कुलर डीएनए। ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यानी क्रोमोसोम के अलावा, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल
सेल्फ रेप्लीकेटिंग, सेल्फ रेप्लीकेटिंग जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लीकेटिंग जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, मेरी किसी बात का बुरा मत माना करना, ठीक है। टीचर की बात का बुरा मानते भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे टीचर तो मारा करते थे, पीटा करते थे, और आज भी याद हैं, और आज भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी टीचर आपको डांटेगा मारेगा, वो यही सोच के करेगा कि मेरा बच्चा प्रोग्रेस कर जाए, एक अच्छी जगह पहुंच जाए, बस ये इसका मोटिव होता है। और इंटेंशन तो कुछ होता ही नहीं है, बस मेरे बच्चे का कहीं ना कहीं बेस्ट जगह हो जाए, बस ये सोच करके डांटेगा मारेगा फटकारेगा जो भी करेगा, बस उसका इंटेंशन इतना ही रहता है, ठीक है। तो ज्यादा उसका बुरा मत मानना। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक मटेरियल, ये होते हैं बेटा प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं इनको? प्लाज्मिड। मतलब एक ऐसे प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इनको इससे मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो? इनके पास अपनी खुद की ORI, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, ORI पढ़ चुके होगे थोड़ा बहुत, नहीं पढ़े होगे तो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसकी वजह से ये अपनी कॉपी बना सकता है, मल्टीपल कॉपी रेप्लीकेशन कर सकता है। अभी मॉलिक्यूल में पढ़ोगे, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, जहां से रेप्लीकेशन स्टार्ट होती है, हर किसी के पास अपना रेप्लीकेशन, भाई मेन क्रोमोसोम के पास तो होगा, पर इनके पास भी ORI साइट होती है, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, सेल्फ रेप्लीकेटिंग है, समझ रहे हो? इनको इससे कोई मतलब नहीं है, इनको प्लाज्मिड बोलते हैं। तो अभी साइंटिस्ट बताऊंगा, हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन। तो कोहेन साहब ने इन्हीं प्लाज्मिड पर काम किया था, ठीक है, समझाऊंगा डिटेल में अभी, हाँ, ठीक है। और हर्बर्ट बोयर ने दो एंजाइम पर काम किया था, कपल ऑफ एंजाइम, ठीक है। वो डीएनए को मैनिपुलेट, मतलब कट करने और जोड़ने वाले एंजाइम, बस इतना ही जानते थे वो, ठीक है। तो उसको मैं समझाऊंगा अभी, रिकॉम्बिनेंट पहले कैसे बना। तो अभी समझो जीन क्लोनिंग क्या होती है। हमने इस प्लाज्मिड को आइडेंटिफाई किया ईकोलाई के अंदर, जो मेन क्रोमोसोम से अलग थे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक मटेरियल। यहां तक कोई डाउट? बेटा तुझे लिखने में टाइम लगता है, तो ऑलरेडी मैं पूरा टाइम दे रहा था ना लिखने के लिए। सोच, अगर तू ये चाहती है कि मैं सिर्फ नोट करने क्लास में आती हूँ, ठीक है, तो तू बता तेरे मेरे 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 से पढ़ने का फायदा क्या है? वो नोट तो ऑलरेडी एनसीईआरटी का है, जो एनसीईआरटी की लाइंस होती हैं, जो मुझे एनसीईआरटी की लाइन समझानी होती है, वो मैं नहीं लिखाता। ये मेरा अपना अपना मेरा सोचने का तरीका है, ठीक है। अरे भाई, वो मेरा अपना सोचने का तरीका है, जो मैं खुद इजाद करता हूँ, खुद खोजी हुई चीजें, मेरी बनाई हुई चीजें, वो मैं लिखाऊंगा, ठीक है। तो बुरा मत मान इस चीज का, ठीक है। ठीक है प्रगति, अब फिर तू बुरा माननी है तो मैं सॉरी कह दूंगा, ठीक है, और क्या कहूँ, ठीक है। पर अगर तुझे डांटूंगा तो तेरे भले के लिए डांटूंगा, ठीक है। इसलिए तू मतलब तुम मतलब दिल से मत लिया करो मेरी बातें, ठीक है। अंदर से एक ही चीज है कि तुम बेस्ट कॉलेज में पहुंच जाओ, ठीक है, बेस्ट मेडिकल कॉलेज में बेस्ट डॉक्टर बनो इंडिया के, ठीक है, इंडिया की नहीं दुनिया के बेस्ट डॉक्टर बनो, बस यही है और कुछ नहीं, ठीक है। दांत खा लिया करो बेटा। प्रगति समझी? चलो यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, यानी इसके पास प्रॉपर्टी होती है जीन को बिठा करके ये ले जा सकता है किसी भी होस्ट में, यानी बेहतरीन मॉलिक्यूलर व्हीकल है। तो ये हमें मिल गया, हमें समझ में आ गया। अब हमें चाहिए एक प्लांट सेल, एक प्लांट एनिमल्स, कोई भी सेल, भाई जहां पर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। मानो एक सेल है, ये सेल है, सिंपल बनाता हूं क्यों मैंने, ये एक सेल है। सेल के पास अपना खुद का न्यूक्लियस भी तो होगा, होगा भाई, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर अपना डीएनए भी तो होगा, होगा भाई, डीएनए भी इसके पास। अरे यार, डीएनए भी है, ठीक है। एनिमल सेल लिख देता हूं मैं। ये डीएनए है। मानो उस डीएनए के अंदर कोई एक जीन है जिसकी आपको मल्टीपल कॉपी बनानी है। मानो इंसुलिन का ही जीन है, कोई भी जीन मान लो, XYZ, कोई भी नाम रख देता हूं मैं। ये हमने येलो ले लिया है, तो हम यहाँ पर येलो के संग रेड ले लेते हैं, ठीक है। ये कोई जीन है, मुझे इस जीन अच्छा नहीं दिखेगा, येलो के संग ग्रीन भी ले सकते हैं, ग्रीन। ये एक जीन है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसकी आप क्लोनिंग चाहते हो। मैं लिख देता हूं, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है।
आपका जो भी इंटरेस्ट का जीन है, जिसकी आप क्लोनिंग चाहते हो, वो जीन है। तो सबसे पहला मैं कह रहा हूं, ये मैंने अलग देख लिया, ये मेरा व्हीकल मिल गया, अब मुझे एक होस्ट चाहिए, वो बैक्टीरिया ले लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे आइसोलेशन करना है, आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट या आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले क्या करूंगा, आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को निकाल लिया मैंने, ठीक है भाई। अरे ये टेस्ट ट्यूब है, ये डीएनए को निकाल लिया है मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसमें क्या है, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको आइसोलेट करना है आपको, इसको निकालना है, तभी तो क्लोनिंग करा पाओगे आप, ठीक है। क्लियर है। अब इसको कट करके निकालना है, ठीक है। अब मैं एक काम करूंगा, इधर से इसको भी तो आइसोलेट करूंगा, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड। अगला क्या कर रहा हूं मैं, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड, आइसोलेशन निकालना, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड, ये एक मॉलिक्यूलर व्हीकल का काम करेगा। तो प्लाज्मिड को भी निकाल लिया मैंने बाहर, ये प्लाज्मिड आ चुका है, ठीक है। और हम डीएनए को भी निकाल लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक ऐसा एंजाइम लूंगा जो उस प्लाज्मिड को भी कट लगा दे और डीएनए को भी कट करके बाहर निकाल ले, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसका पूरा डिटेल पूरी स्टडी आगे आएगी। तो अब मैं क्या ले लूंगा, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लूंगा, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, आरई, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। इसको भी कट लगाएगा, इसको भी सेम एंजाइम, एक ही एंजाइम लूंगा। इस एंजाइम ने क्या काम किया, इसको भी कट कर दिया और इसको भी कट करके सामने रख दिया। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से मैंने क्या करा दिया, दोनों को कट करा लिया, इसको भी कट करा लिया, इसको भी कट करा लिया, ठीक है। कट द डीएनए। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करता क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, कट कर देता है, ठीक है। आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कट हो गया, आ गया, और आपका प्लाज्मिड भी कट हो गया। अब एक और एंजाइम और लूंगा जो इनको आपस में जोड़ेगा, इसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। अब मैं क्या लेने वाला हूं, डीएनए लाइगेज, लाइगेज में जोड़ने वाला, इसको T4 लाइगेज भी कहते हैं, T4 लाइगेज। लाइगेज का मतलब है ज्वाइनिंग, इनको जोड़ने वाला एंजाइम, ठीक है, जो इनके बॉन्ड को जोड़ता है। जब लाइगेज यूज किया तो लाइगेज ने क्या काम कर दिया, लाइगेज ने इस जीन को इसके साथ जोड़ दिया, ये प्लाज्मिड के संग इस जीन को जोड़ दिया, ये कट लगाया था ना, कट लगा के जोड़ दिया ये। अब ये क्या हो गया, ये आपका जिस जीन की क्लोनिंग करानी है ना, वो जीन प्लाज्मिड के संग जुड़ गया लाइगेज की हेल्प से। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट लगा दिया और T4 लाइगेज ने क्या कर दिया, जोड़ दिया इनको आपस में, कनेक्ट कर दिया इनको आपस में। इसकी वजह से क्या बन गया, एक रिकॉम्बिनेंट बन गया, दो टाइप के डीएनए आपस में मिल गए, क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। बहुत सिंपल तरीके से समझना, कुछ भी नहीं, पूरी बायोटेक्नोलॉजी में यही करने वाले हो आप, पूरी बायोटेक में यही काम होगा। आपको एक प्लाज्मिड चाहिए होगा, आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट देखना होगा, इसको भी आइसोलेट करोगे, इसको भी आइसोलेट करोगे, फिर इनको आपस में कट कराओगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए, फिर इनको जोड़ोगे इनके टुकड़ों को, आपको लाइगेज चाहिए, आपका रिकॉम्बिनेंट बन गया। यस, पूरी बायोटेक में यही पढ़ना है आपको। खुशी कह रही है सर जी मुझे भी थोड़ा सा डांट दीजिए, तुम सब होते सामने तो कान भी पकड़ के उठक बैठक भी लगवा देता, डांट भी देता। आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि जीन अच्छा है, ये देखो अच्छा बुरे से मतलब नहीं है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आप पढ़ चुके होगे, ठीक है, नहीं तो पढ़ोगे आगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें पूरी दुनिया के कई देशों ने मिलकर के पार्टिसिपेट किया था, अब तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें हमने पूरे ह्यूमन जीनोम की स्टडी की है, ठीक है। हाँ,
उस प्रोजेक्ट से हमें ये मालूम पड़ा कि हमारे कौन कौन से जीन हैं, काम किए हैं, बेकार हैं, क्या हैं, ठीक है। तो वो हम पहले इस प्रोजेक्ट को बना चुके हैं, इसमें सारे जीन का आइडेंटिफिकेशन है। हम उन जीन को मैनिपुलेट करेंगे या डिफेक्टिव जीन को, तो हमें वो जीन पहले से पता होगा कि मेरे किस क्रोमोसोम पर वो कौन सा जीन है। जैसे इंसुलिन का जीन मान लो, मुझे इंसुलिन बनानी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो मुझे इंसुलिन का जीन निकालना पड़ेगा ना। तो मुझे पहले से पता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने मुझे डेटा तरह दे दिया है कि भाई इस क्रोमोसोम पर इस नंबर का जीन है, ये जीन ऐसा है, इसको आइसोलेट कर लो। इसका मॉलिक्यूलर मार्कर भी दे दिया है कि इसका वेट इतना है, साइज इतना है, सब कुछ बता दिया है, ठीक है। उसी की हेल्प करते हैं हमने यहाँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगा करके इनको हम जोड़ देंगे, और जोड़ करके हमने एक रिकॉम्बिनेंट बना लिया। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है दो अलग अलग टाइप के, ठीक है, डीएनए के कॉम्बिनेशन को हम रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, समझ रहे हो। T4 लाइगेज, क्योंकि T4 इसलिए बोलते हैं क्योंकि T4 बैक्टीरियोफाज से हमने इसको आइसोलेट किया था, जो मैं आगे बताऊंगा डिटेल में, अभी तो बेसिक है यहाँ पर। तो इसमें सब चीजों को डिटेल आएगा, सब चीजों को डिटेल आएगा, इसकी पूरी हिस्ट्री आएगी, इसकी पूरी हिस्ट्री आएगी। रिकॉम्बिनेंट हम बहुत सारे तरीके की पढ़ेंगे, ठीक है, प्लाज्मिड बहुत तरीके के पढ़ेंगे, होस्ट बहुत तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है आगे। तो ये हमने क्या बना लिया, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। अब इस रिकॉम्बिनेंट को, जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड है, ये किसी होस्ट में लेके जाएगा, लेके भी जाएगा, वहां उसकी मल्टीपल कॉपी बनाएगा। और समझ रहे हो ना मेरी बात, मल्टीपल कॉपी बनेंगी तो आपके जीन की भी तो क्लोनिंग हो जाएगी। जैसे अगला स्टेप देखना, समझना मेरी बात, है जगह है। अच्छा, ठीक है। अब जैसे ये ये है आपका रिकॉम्बिनेंट, जिसमें आप ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है, रिकॉम्बिनेंट, समझना। ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट। ये समझ लिया, तो पूरी बायोटेक में यही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा, रिकॉम्बिनेंट। अब इस रिकॉम्बिनेंट को किसी होस्ट में, होस्ट के अंदर डालना है आपको। इस रिकॉम्बिनेंट को कहां एंटर कराना है, एंटर इन होस्ट। होस्ट में हमने क्या ले लिया, ई कोलाई। होस्ट में हमने क्या उठा लिया यहां पर, ई कोलाई। हम क्या करेंगे, इसको एंटर कराएंगे होस्ट के अंदर, ठीक है। होस्ट के अंदर एंटर कराने की जो मैकेनिज्म है, बहुत सारी मैकेनिज्म है, वो अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कलर चेंज होते हैं। ये होस्ट में आ गया। होस्ट में एंटर कराने की जो प्रक्रिया है, इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। हम एंटर करा रहे हैं होस्ट में, क्या बोल रहे हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं इसका, ट्रांसफॉर्मेशन। तो रिकॉम्बिनेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर समझ में आ गया। दो टाइप के डीएनए जब आपस में मिलते हैं तो इसको रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। जब किसी भी डीएनए को किसी दूसरे होस्ट में एंटर कराया जाता है, तो एंटर कराने की जो प्रक्रिया है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और अगर एंटर हो गया, मानो ये ई कोलाई है, इसमें एंटर कर गया, ई कोलाई है, ई कोलाई है, इसके अंदर एंटर कर गया, दूसरा हमने बैक्टीरिया उठा लिया, ई कोलाई उठा लिया, उसमें एंटर कर गया ये कॉम्बिनेंट, तो अब ई कोलाई को हम ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसफॉर्मेंट। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या बोलने वाले हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेंट। तो तीन चीजें हो गई, ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट। तो तीन चीजें हो गई बेटा। एक तो समझ में आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेंट में अंतर क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रक्रिया है जिसमें एक फॉरेन डीएनए को किसी होस्ट में डाला जाता है। अगर चला गया तो वो ट्रांसफॉर्मेंट है, नहीं गया तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, जब दो टाइप के अलग अलग डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको हम रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया, रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और ट्रांसफॉर्मेंट क्या है। इसमें किसी को कोई डाउट है, इसमें किसी को कोई डाउट है।
इसमें किसी को कोई डाउट है बेटा, किसी भी टाइप का कोई भी डाउट? नो सर, समझ गए हैं, ओके, ऑल क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो ई कोलाई के अंदर ये जो प्लाज्मिड है आपका, जिसको आप रिकॉम्बिनेंट बोलोगे, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट, भाई इसके पास अपनी खुद की ओआरआई साइट भी तो है, इसके पास अपनी खुद की ओआरआई साइट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओआरआई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये अपनी क्या करेगा, अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा। क्या काम करेगा, इसके अंदर ये अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा। यस, ये अपनी मल्टीपल कॉपी बना लेगा इसके अंदर जाकर के। अब साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैं। ये अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा अंदर जाकर के। ये बनाई इसने मल्टीपल कॉपी। जब अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा, क्योंकि हर प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता है, तो आपके जीन की भी तो कॉपी बनने चालू होगी, सेम जीन की, ठीक है, अपने सेम जीन की कॉपी बननी चालू हो गई। और फिर ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अपनी प्रोजेनी बनाएगा, सेल डिवीजन करेगा, डिवाइड करेगा। एक से दो बैक्टीरिया बनेंगे आगे जाकर के। फिर दो से चार, चार से आठ, ढेरों सारे बैक्टीरिया बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। आप समझ रहे हो ना, चार आठ ऐसे बनते चले जाएंगे। जितने बैक्टीरिया बनेंगे, वहां आपकी जीन की क्या होती जा रही है, क्लोनिंग। समझ गए? बस ऐसे जीन आपका क्या होता जाएगा, मल्टीपल कॉपी बनती जाएंगी जीन की, आपकी मल्टीपल कॉपी बनती जाएंगी जीन की आपकी। इसी को बोलते हैं बेटा जीन क्लोनिंग। अब दो से चार, चार से आठ, जितनी कॉपी बनेंगी इस बैक्टीरिया की, उतने ही आपके जीन की मल्टीपल कॉपी बनती चली जाएगी, बनती चली जाएंगी। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। किसी भी जीन की आप मल्टीपल कॉपी बना सकते हो इस टेक्निक से, इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। क्या हो रहा है, जीन की क्लोनिंग हो रही है। इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। अब बताओ जीन क्लोनिंग समझ में आई या नहीं आई? यहां तक समझ में आई या नहीं आई? एक से दो, दो से चार, चार से आठ, सब इक्वल आई हैं, सारी इक्वल आई हैं। सारी इक्वल आई हैं, सब इक्वल आई हैं ये। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं, डायरेक्ट एंटर कैसे कर दोगे आप, जीन को डायरेक्ट एंटर कराओगे तो उसकी अपनी मल्टीपल कॉपी कैसे बनाएगा? अगर आप डायरेक्ट एंटर करा दोगे तो मल्टीपल कॉपी नहीं बनेगी। मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए आपको प्लाज्मिड तो चाहिए, वेक्टर तो चाहिए ना, वेक्टर की वजह से तो मल्टीपल कॉपी बन रही है। फिर बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो बैक्टीरिया भी डिवीजन होगी, ठीक है, फिर आपके जीन की भी डिवीजन होगी, तो मल्टीपल कॉपी बनती चली जाएंगी। इसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। भाई एक बैक्टीरिया जब अपनी प्रोजेनी बनाएगा, तो जैसे समझ रहे हो, एक से कोई प्रोजेनी बनेगी तो उसकी जेनेटिक, अरे एक सेल से दो सेल बनती हैं तो उसका डीएनए भी डबल होता है ना, डबल होगी तो दो प्रोजेनी बनेगा। समझाया था ना मैंने आपको, डीएनए रेप्लिकेशन जब, अच्छा रेप्लिकेशन नहीं तो मैंने कहां पढ़ा था, रिप्रोडक्शन के अंदर, रिप्रोडक्शन में एक सेल दो सेल में कन्वर्ट होती है, तो एस फेज के अंदर सेल साइकिल पढ़े हो ना, एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट करता है ना, तो सेम यहां पर भी तो वही सब सब चीजें होती हैं। रिकॉम्बी
नेशन क्या होता है? अरे यार, दो अलग अलग टाइप के डीएनए जब आपस में मिलते हैं, इसको रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। दो अलग अलग टाइप के डीएनए के मिलने को रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, नहीं समझ में आया उसको, ठीक है, कोशिश कर दी समझाने की। अभी आ रहा हूं 1972 पर भी। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है आपको। आगे बढ़ रहा हूं, नोट कर लिया? अब रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेंट में अंतर पता होना चाहिए आपको, बस इतनी सी बात है। अब मैं दो साइंटिस्टों के बारे में बताऊंगा, एक का नाम था स्टैनले कोहिन और एक का नाम था हर्बर्ट बोयर। और इन्होंने 1972 में एक आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट बनाया था, मत भूल जाना, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। 1972, हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहिन। हर्बर्ट बोयर की अगर मैं बात करूं तो हर्बर्ट बोयर, इन्होंने क्या काम किया था? हर्बर्ट बोयर ने कपल ऑफ एंजाइम पे काम किया, मतलब दो एंजाइम पे काम किया। ठीक है, एक ऐसे एंजाइम जो डीएनए को स्पेसिफिक तरीके से काटते थे, एक ऐसे तरीके से काटते थे कि डीएनए अपने आप जुड़ भी जाता था, मतलब स्टिकी एंड बना देते थे। ये इन्होंने स्टडी की एक कपल ऑफ एंजाइम पर, इसने हर्बर्ट बोयर ने। ठीक है, ये अपने अलग यूनिवर्सिटी में काम करते थे और स्टैनले कोहेन भी अलग यूनिवर्सिटी में काम करते थे। स्टैनले कोहेन ने क्या काम किया, इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, यस, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, उसको हम निकाल भी सकते हैं और फिर वापस डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, वापस डाल भी सकते हैं। ये उन्होंने सीख लिया था कि इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल को हम कैसे आइसोलेट कर लें और कैसे वापस इंसर्ट कर दें, फिर आइसोलेट कर लें, इंसर्ट कर दें। ये टेक्निक पर उन्होंने महारत कर ली थी। इन्होंने उस एंजाइम को ढूंढ लिया था जो डीएनए को एक स्पेसिफिक साइड पर स्पेसिफिक तरीके से कट करता है। तो कपल ऑफ एंजाइम पे इन्होंने काम किया, हर्बर्ट बोयर ने। मैं दिखा देता हूं, तो मैं आगे बढ़ूंगा। ये एनसीईआरटी का पैरा है। ठीक है, इस पर नीट में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आप समझना, ये मैं बात कर रहा हूं, कहां गए? ठीक है, कैलिफोर्निया सेंस वाई 1969 की बात है। ही परफॉर्म्ड स्टडी ऑन अ कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, स्टडी ऑन अ कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑफ ई कोलाई बैक्टीरियम। इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरियम में अ कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पर काम किया था विद स्पेशली यूजफुल प्रॉपर्टी। किस पर? बोयर ने देखा कि दैट these enzyme have the capability of cutting DNA strand in a particular fashion, एक स्पेसिफिक तरीके से कट करता है, which left, ठीक है, what has become known as sticky end, जो आज के डेट में हम जिनको बोलते हैं स्टिकी एंड। ये ऐसे काटता है कि डीएनए के स्टिकी एंड बन जाते थे ऑन द स्टैंड्स। दीज क्लिप्ड एंड, क्लिप्ड एंड का मतलब है चिपक जाए जो आपस में, दीज क्लिप्ड एंड मेड पेस्टिंग टुगेदर टुगेदर पीस ऑफ डीएनए अ प्रिसाइज एक्सरसाइज। तो इन्होंने एक क्या ढूंढा, इन्होंने देख लिया कि एक डीएनए है, इसको जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ कट करोगे ना, तो इस डीएनए के इस तरीके से बन जाते हैं। मतलब कुछ बेस पेयर यहां फ्री रह गए, कुछ बेस पेयर यहां फ्री रह गए, तो स्टिकी एंड होते हैं, ये नहीं आपस में मिलेंगे चिपक जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को कट करना सीख लिया इन्होंने, डीएनए को कट करना सीख लिया हर्बर्ट बोयर साहब ने। ठीक है, स्टैनले कोहेन ने क्या काम किया? कोहेन हैड डेवलप अ मेथड, इन्होंने एक मेथड बनाया फॉर रिमूविंग दीज प्लाज्मिड फ्रॉम सेल एंड देन रीइंसर्टिंग देम इन अदर सेल। तो इन्होंने एक ऐसा मेथड ढूंढा जिसमें से प्लाज्मिड को निकाल लेते थे और दूसरी सेल में डाल देते थे, उससे निकाल लेते थे, दूसरी सेल में फिर डाल देते थे। तो ये इनकी डिस्कवरी थी। तो ये एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। ठीक है, इसको मैंने समराइज भी कर दिया है। ठीक है,
हर्बर्ट बोयर स्टडी ऑन अ कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो क्या करते थे, कट द डीएनए इनटू अ पर्टिकुलर फैशन, जिसमें स्टिकी एंड बनते थे ये, जो आपस में जुड़ जाते थे, पेस्टिंग टुगेदर। ऐसे ही स्टैनले कोहेन ने वर्क ऑन द प्लाज्मिड, इस पर काम किया था, क्वेश्चन आ सकता है। डेवलप अ मेथड ऑफ रिमूविंग एंड रीइंसर्टिंग द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरियल सेल, इस पर खोज की इन्होंने। ये क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, ये बहुत गजब क्वेश्चन है, इन पर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको भूलना नहीं है। क्या काम किया स्टैनले कोहेन ने और हर्बर्ट बोयर ने, समझ में आया? हाँ, इन दोनों साइंटिस्टों के बारे में। फिर बाद में कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस होती है, सब साइंटिस्ट मिलते हैं वहां पर, ये दोनों मिले, इन्होंने मिलकर के जब देखा यार मैं ये चीज जानता हूं, तू ये चीज जानता है, मिलके काम करते हैं, ठीक है, मैं डीएनए को मॉडिफाई करूंगा, ठीक है, और मॉडिफाई करके तू उस डीएनए को दूसरे सेल्स के अंदर इंसर्ट करियो, ठीक है। तब दोनों ने मिलकर के एक आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट बनाया था 1972 में, ठीक है, नेटिव प्लाज्मिड आइसोलेट फ्रॉम साल्मोनिएला टाइफीम्यूरियम, ठीक है, जिसके अंदर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जोड़ दिया था एंटी रेजिस्टेंट जीन के साथ, ठीक है, इसको जोड़ करके एक रिकॉम्बिनेंट बनाया, 1972 में बनाया, पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट था। कैसे बनाया, अब आ जाओ, अब यहां पर आ जाओ कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए इनको एक वेक्टर चाहिए था। वेक्टर कहां से उठाया इन्होंने, एक बैक्टीरिया लिया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, सब पे क्वेश्चन आएंगे। बैक्टीरिया क्या लिया था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इस बैक्टीरिया को लिया, इस बैक्टीरिया के अंदर क्या था, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, यहां से प्लाज्मिड को आइसोलेट किया, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड निकाल लिया बाहर इन्होंने, समझना, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड किया। फिर उन्होंने एक जीन लिया, एक ड्रग रेजिस्टेंट जीन लिया, ये अलग से जीन था, ड्रग रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इसको कट करने के लिए, इसको कट करने के लिए उन्होंने सेम टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि इस पर काम कर चुके थे कौन, हर्बर्ट बोयर। कट करने के लिए क्या यूज किया उन्होंने, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे काम कर चुके थे। आइसोलेशन पर बोहर, इसमें स्टैनले कोहेन साहब ने काम किया था, तो कोहेन साहब ने इसको आइसोलेट किया, ठीक है, स्टैनले बोहर ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे काम किया, इन्होंने दोनों को कट कर लिया, कट करके इन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट बना लिया, कट किया, और फिर एक एंजाइम और उठाया, वही लाइगेज। अब सब जगह यही प्रोसेस चलेगी, लाइगेज, और लाइगेज की हेल्प से क्या कर दिया, जोड़ दिया इसको, जोड़ करके जो बना वो ये था। ये बन गया पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट, फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट। फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर के बनाया, समझ में आई बेटा? हाँ, तो अब इन्होंने इसको उठा करके किसमें ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन किसमें किया, ट्रांसफॉर्मेशन इकोलाई में कर दिया,
एक ऐसा इकोलाई जो ड्रग सेंसिटिव था, अब ड्रग रेजिस्टेंट जीन है इसके पास, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तो अब ये इकोलाई कैसा बन गया, ड्रग रेजिस्टेंट इकोलाई बन गया, समझ गए? हाँ, इससे इकोलाई कैसा बन गया, ड्रग रेजिस्टेंट इकोलाई बन गया। ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो ये क्या बन गया, ड्रग रेजिस्टेंट इकोलाई। एंटीबायोटिक क्योंकि ई कोलाई एंटीबायोटिक सेंसिटिव था, अब आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ई कोलाई में डाल के इस प्लाज्मिड की हेल्प से, जिसको साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से आपने आइसोलेट किया था, ठीक है, आपने एक पिद्दी सी ई कोलाई को खूखा ड्रग रेजिस्टेंट ई कोलाई बना दिया। समझे? यस। समझ में आया? ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कहीं ना कहीं से निकाला होगा, वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, इनके पास एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, जिसको उन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से प्लाज्मिड को आइसोलेट करके इसको जोड़ा और एक आर्टिफिशियल, फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट बनाया, ठीक है। ये इनकी पूरी कहानी दे रखी है, जिसका इकोलाई में ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको ट्रांसफॉर्मेंट बनाया और जो नॉर्मल इकोलाई ड्रग रेजिस्टेंट इकोलाई में कन्वर्ट हो गया। नहीं नहीं, करता कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा इकोलाई तो खतरनाक होता है। एक बार मैंने भी, ठीक है, लैब में रियल कहानी बता रहा हूँ, एक नॉर्मल इकोलाई था, ठीक है, और मेरे पास शायद कोई दूसरा बैक्टीरिया था, हाईली ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। तो ये तो आप बॉटनी में पढ़ चुके हो, जब दो अलग अलग बैक्टीरिया को एक टेस्ट ट्यूब में डालते हो तो वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लेते हैं, और कॉन्जुगेशन ट्यूब बना करके अपने जेनेटिक मटेरियल को इधर से उधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो मैं देखना चाहता था कि वास्तव में कोई इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने एक जो इकोलाई था उसको मैंने बहुत सारी, लगभग 36 मेडिसिन के ऊपर अप्लाई किया था, वो ड्रग सेंसिटिव था, किसी भी ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस था ही नहीं, किसी से भी मर जाता था, इतना सीधा साधा सिंपल सिंपल सा। और एक दूसरा बैक्टीरिया लिया, वो 4-5 ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर दिखा रहा था, ठीक है, हाँ ठीक ठाक था। तो वो मैंने, ठीक है, पीजीआई चंडीगढ़ से मंगाया था, उठा करके मैंने दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में डाल के कॉन्जुगेशन मतलब छोड़ा उसको, तो उन्होंने कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाकर जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर लिया। फिर बाद में मैंने क्या किया, पसाचिंग करके उसमें से दोनों बैक्टीरिया को फिर अलग अलग कर लिया, इकोलाई को अलग किया मैंने और उस बैक्टीरिया को दूसरे वाले को अलग किया मैंने, ठीक है। फिर उस इकोलाई को मैंने दोबारा कई ड्रग पर अप्लाई किया, तो इतना खतरनाक इकोलाई बन चुका था वो, कई ड्रग से मर ही नहीं रहा था वो, ठीक है। तो मैं समझ में आ गया कि इट इज अ डेंजरस कंडीशन, अब ये ड्रग रेजिस्टेंट इकोलाई बन चुका है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बना करके। बस तुरंत मैंने उस सारे इकोलाई को लेकर के ऑटोक्लेव में डाल करके डिस्कार्ड कर दिया, एकदम जला दिया पूरा का पूरा। अगर ये फैला तो छोड़ेगा नहीं किसी को भी, समझ में आया? रियलिटी है, बिल्कुल रियल रियल घटना है, ठीक है, क्योंकि ड्रग सेंसिटिविटी पे मेरा बहुत बड़ा काम था, ठीक है। हाँ, तो एक साल तो मैंने ड्रग सेंसिटिविटी पे काम किया, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे प्लांट एक्सट्रैक्ट, बहुत सारे नैनो कॉन्जुगेट, अलग अलग टाइप की ड्रग्स पर पूरा, मतलब उस पर अच्छा खासा काम था, कई रिसर्च पेपर भी थे इसके ऊपर। तो समझ में आ गया? अब यहां तक कोई डाउट है किसी को? अरे सिंपल, ये बैक्टीरिया सिंपल ऐसे ही दिखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखोगे, अच्छे वाले माइक्रोस्कोप में तो बेसिलस दिखते हैं, ठीक है, हाँ रॉड लाइक, ठीक है, बाद बाकी का तो सिंपल एक कॉलोनी दिखती है, कल रंग बिरंगी कॉलोनी डाइस के हिसाब से। ये एक्सपेरिमेंट आपका कंप्लीट होता है, ये मैंने इसका पूरा बता दिया, और ये मैंने इसको मतलब नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ आके आपका लेक्चर आज एंड होता है। एक पार्ट मैंने करा दिया है, अब अगले लेक्चर के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप इस बायोटेक को लेके चलूंगा, ठीक है, यानी टूल्स पढ़ाने वाला हूं। इस टेक्नोलॉजी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, डीएनए मैन्युपुलेटिंग एंजाइम चाहिए, ठीक है, एक प्लाज्मिड, एक वेक्टर चाहिए, और एक होस्ट चाहिए। अगर तीन चीजें आपको मिल जाती हैं तो आप चुटकियों में ये सारे काम कर सकते हो। तो इन तीनों चीजों को डिटेल्ड में समझाने वाला हूं, डीएनए मैन्युपुलेटिंग एंजाइम, ठीक है, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर प्लाज्मिड यानी वेक्टर क्या होते हैं डिटेल में इसका, और फिर पढ़ेंगे हम इस बार, ठीक है, होस्ट, ठीक है। फिर जब तीनों पढ़ा दूंगा तब मैं पूरी प्रोसेस चालू करूंगा स्टेप बाय स्टेप, कि डीएनए आइसोलेट कैसे करते हैं, डिजायरेबल जीन को सेपरेट कैसे करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर, ठीक है, उसकी मल्टीपल क्लोनिंग कॉपी पीसीआर में कैसे बनाते हैं, पीसीआर पूरा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। फिर रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट कैसे बनाते हैं, फिर बड़े बड़े मतलब हजार हजार लीटर के वेसल्स में अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं, फिर उसको आइसोलेट कैसे करते हैं, ये पूरा मेथड इस चैप्टर के अंदर है।
जब आप ये सीख जाओगे तो अगले चैप्टर में हम एप्लीकेशन की बात करेंगे कि आज की डेट में कहाँ कहाँ हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या प्रोडक्ट कैसे कैसे बनाए और कहाँ यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक हमारा स्टेप खत्म हो गया। तो कल का सेशन, कल का मतलब है अब नेक्स्ट वीक जो सेशन आएगा वहां से हम बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब कह सकते हो टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो समझ में आया बेटा? यहां तक कोई डाउट? वेक्टर बेटा, वेक्टर को हिंदी में वाहक कहते हैं। जैसे मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज एक्ट एज अ वेक्टर, जो एक चीज को दूसरी चीज में ले जाए वो वेक्टर है। वेक्टर कहते हैं ना, मॉस्किटो एक्ट एज अ वेक्टर फॉर डिफरेंट डिसीज। ठीक है, कॉकरोच एक्ट एज अ वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज। वेक्टर वो होते हैं जो एक चीज को दूसरी चीज में लेके चले जाते हैं, वो वेक्टर है। तो यहाँ प्लाज्मिड एक्ट एज अ वेक्टर। ठीक है, प्लाज्मिड एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है। एक मॉलिक्यूलर व्हीकल है, जीन को अपने ऊपर बिठा करके होस्ट में लेकर के जाता है, वो वेक्टर है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वीक मेरी क्लास आएगी। ठीक है, उससे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैं वाईटी पे करा रहा हूँ, 1 से 2 लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा। भाई आ जाना एक बार, सेशन लगा हुआ है। ठीक है, लाइक कर देना। ठीक है, और बहुत जल्दी मिलते हैं मंडे को बायोटेक के अगले सेशन में दमदार तरीके से। ठीक है, और ब्रेन में सेट करते हैं इसको। ठीक है, बाय बेटा, बाय 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 बाय।